हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। यस सर, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल। यस सर, सीएमए फाइनल एक ऐसी जगह जहां पे पहुंचने के लिए आपने बहुत सालों की मेहनत की है, बस एक सपना पूरा करने के लिए, जो कि है सीएमए बनना। एंड वो सपना पूरा करने के लिए बस आप एक कदम दूर हो। यस सर, एंड उसी के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए पूरे सीएमए की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस सर। सो सबसे पहले ना, बहुत सारे लोगों के इस सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट्स होते हैं कि मैं उसको पहले टैकल करता हूं, ताकि क्या होगा ना, आपके पहले वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई चीज चलेगी नहीं एंड आप इजीली इस सब्जेक्ट को शांति से पढ़ पाओगे, इस लेक्चर को शांति से देख पाओगे। ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर, ये सब्जेक्ट ना हमको इंटर में भी था, फाइनल में भी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हमको वही सारी चीजें पढ़नी है या एडवांस लेवल का कुछ पढ़ना है? सर, इंटर में ना क्या हुआ था, हमने ये सब्जेक्ट को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था, हमको ये सब्जेक्ट कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था, ना हमको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए हमने उस टाइम पे तो पढ़ लिया, हमको कुछ अब याद नहीं आ रहा है। क्लियर है सर? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपको रहेंगे कि ये सब्जेक्ट में मैथ्स इन्वॉल्व होता है क्या, तो उस केस में कैसे करें, क्या करें एंड सब कुछ। ठीक है। सो टेंशन मत लो, हर एक चीज हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। मैं ऐसा अज्यूम करते हुए बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूं कि आपको इंटर लेवल का कुछ भी याद है। ठीक है। इसके लिए हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज जो है वो कवर करने वाले हैं। सर, इसके लिए ना मैंने, चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ना एक चैप्टर नंबर 1 डिजाइन किया है, चैप्टर नंबर 0 डिजाइन किया है, बेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड हर एक चीज जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लगने वाली है, वो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम कवर कर लेंगे, जिससे आपके इस सब्जेक्ट का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हर एक चीज इंक्लूड की है, मैथमेटिक्स से लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी लगता है वो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने इंटर में पढ़ा रहेगा, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, बट टाइम वैल्यू ऑफ द मनी सब कुछ इस सब्जेक्ट का बेस है। मतलब वो बोलते हैं ना, एबीसी ऑफ कोई ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट कोई रहेगा, तो वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो भी मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। उसके लिए, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे उसके कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह भी किए हैं कि आपको जो है कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, वो भी मैं इस सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है सर। सो प्लीज टेंशन मत लो, आपको इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी। आपको सिर्फ मैंने बताए हुए कुछ चीजें फॉलो करनी है एंड आपको ये सब्जेक्ट का डर जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होके रहेगा। ठीक है सर, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और इसी के साथ साथ अगर मैं गारंटी ले रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूं। ठीक है। मैं हूं सीए उत्कर्ष मेहता, टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मोर देन 2 इयर्स। मैं मतलब सीए इंटर हो, सीए में इंटर हो, सीए फाइनल हो, सीए में फाइनल हो, हर जगह पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। सो इसके वजह से मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज पढ़ानी है, कौन सी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है, हर एक चीज में इन्वॉल्व करूंगा, हर एक चीज में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोगों को कहाँ पे डाउट आता है, कहाँ पे डाउट नहीं आता है, हर एक चीज में टैकल करूंगा। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को देखना है, कुछ बताई हुई चीजें फॉलो करनी है एंड आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है। सो ये था क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। हम ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं, अपनी बातचीत तो होती रहेगी एज द बैच गोस अराउंड, हम लोग एक दूसरे को जानते रहेंगे। ठीक है। अभी इस सब्जेक्ट को जान लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब है क्या एग्जैक्टली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, क्या ये सब्जेक्ट हमको रियल लाइफ में भी यूज होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एग्जाम क्लियर करने के बाद पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाएंगे? तो जो लोग ऐसा रहेगा ना कि जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, ना वो पैसे को छुएंगे ना कुछ करेंगे, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। बाकी जो लोग है ना, जिनको पैसे में इंटरेस्ट है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हैं, या फिर जॉब करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो सब कुछ। आपने इंटर लेवल में ना आपके फैकल्टीज को पूछा रहेगा, सर ये स्टॉक मार्केट के बारे में हमको बताओ, म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, एंड उस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिला रहेगा, इस सवाल का जवाब मिला रहेगा कि ये सारी चीजें फाइनल लेवल पे कवर होती है। सो फाइनल लेवल पे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो आपको रियल लाइफ में हर एक चीज हेल्प करने वाली है सर। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे के रिलेटेड हर एक चीज, पैसे के इनफ्लो, आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, जहां जहां पे पैसा ये चीज इन्वॉल्व है, वहां वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है। मतलब इसी जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब रियल लाइफ हो, एग्जाम हो, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। सो ये सब्जेक्ट में आपने इंटर लेवल में क्या पढ़ा था?
इंटर लेवल में आपने पढ़ा था कि वो बोलते ना कि तीन, बेसिकली आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन रूल्स पढ़े थे कि सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने इंटर लेवल पे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि अगर आपको एक कंपनी सेट करनी है तो कंपनी ने पैसे कहां से रेज करने चाहिए। सो वहां पे रेज करना चाहिए, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए, तो उसने पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, आपने वो सब चीजें जो वहां पे पड़ी रहेगी। डिविडेंड डिसीजन, मतलब कितना पैसा अपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटना है और कितना री इन्वेस्ट करना है ताकि अपना लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आपको फेस करना ना पड़े। सो ये सारी चीज जो है आपने इंटर लेवल पे पढ़ ली थी, एक बार हम उसको भी हम कवर कर लेंगे। एक बार मैं वापस से बता रहा हूं, टेंशन प्लीज मत लो, ये सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ये मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। सो हम लोगों ने ये इंटर लेवल पे पढ़ लिया था। फाइनल लेवल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल लेवल पे हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर आप मुझे बता दो कि अगर आप सीएमए बन गए और आपने आपकी प्रैक्टिस चालू कर दी, ठीक है, सो आप कैसे उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो एंड ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। आप कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, क्या हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, सब कुछ चीजें जो है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनल लेवल के सिलेबस में कवर है। सो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल अबाउट? सो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सो एफएम वर्सेस एसएफएम, इंटर लेवल पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने कंपनी में पैसे को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने एक इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे पाए। एक मतलब वो सब रियल लाइफ में आप सोचो ना कि आप एज अ प्रैक्टिसिंग सीएमए हो, ठीक है, आपने खुद की प्रैक्टिस चालू की, आप फाइनेंस के रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कोई क्लाइंट आया आपको बोल रहा है कि सर मेरे पास है ना 10 करोड़ रुपए है, तो मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, ये हर एक चीज आपको ये सब्जेक्ट में पढ़ने को देखने को मिलने वाली है। क्लियर है सब? सो यही है इस सब्जेक्ट की ब्यूटी, मतलब ये ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है मोस्ट बोरिंग एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। मतलब मैं जैसे कि आपको बताया था कि ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट रियल लाइफ में भी ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है। ये है यूजफुल फॉर होल ऑफ योर लाइफ, ये होल ऑफ योर लाइफ, जहां जहां पे आप पैसा कमाओगे वहां वहां पे ये सब्जेक्ट को आपको रोल देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि सर हम लोगों को ना फाइनेंस में काम नहीं करना, हम लोगों को ना एक टैक्सेशन और अकाउंट्स में काम करना है, तो ये सब्जेक्ट हमारे इतने काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आप टैक्सेशन और अकाउंट्स में काम करोगे तो क्या फ्री में काम करोगे? आप ऑब्वियसली वहां से कुछ रेम्यूनरेशन लोगे, वहां से कुछ सैलरी आएगी, ठीक है। सो वो सैलरी और रेम्यूनरेशन को किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे ताकि आप आपके फ्यूचर को सिक्योर कर पाओ, वो उसके लिए भी तो आपको इन्वेस्टिंग पढ़नी पड़ेगी ना। सो इसीलिए मैं बता रहा हूं ये सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आपको जो है मजा आने वाला है, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको रियल लाइफ में फील देने वाला है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में और क्या होता है, ये सब्जेक्ट कवर करता है पर्सनल प्लस बिजनेस फाइनेंस, मतलब पर्सनल रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, हर टाइप का फाइनेंस ये सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ये है मोस्ट रिलेवेंट फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर फाइनेंस एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। बाकी तो हमने पढ़ाई था कि आपको रियल लाइफ में क्या काम आएगा, बट अगर किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही सब्जेक्ट में व्हाट वी से एक्सपर्टीज करनी है, उसी में करियर बनाना है, उसको हेज फंड मैनेजर बनना है, उसको अपनी खुद की ब्रोकिंग कंपनी को खोलनी है, तो फिर उसको ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े नाम सुने रहेंगे, राधा किशन दमानी हो, राकेश झुनझुनवाला सर हो, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड जैसे कि वो खुद भी एक सीए ही है, राकेश झुनझुनवाला सर भी एक सीए है। सो आपको वो पता ही रहेगा कि उन लोगों ने ये सब्जेक्ट के रिलेटेड कितना डिटेल में स्टडी किया रहेगा। क्या लगता है आपको, जैसे एक कॉमन इन्वेस्टर एंड राकेश झुनझुनवाला सर में क्या डिफरेंस रहेगा? जैसे कॉमन इन्वेस्टर क्या करता है ना कि थोड़ी बहुत एक न्यूज आ जाए तो इन्वेस्ट कर लेता है। जैसे कि आपने एक रिसेंट एग्जांपल देखा रहेगा कि मोदी जी ने मेलेनी जी को मेलेडी गिफ्ट कर दी, ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, वो पार्ले करके कंपनी थी, उसका स्टॉक जो है भागना स्टार्ट हो गया। बट आपको एक फन फैक्ट बता दूं, पार्ले लिमिटेड जो मेलेडी बनाती है ना, मेलेडी वाली पार्ले कंपनी, ये लिस्टेड ही नहीं है इन द, वो है इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, वो अभी तक लिस्ट हुई ही नहीं है। ये पार्ले करके कोई दूसरी कंपनी थी जिन लोगों ने उसमें शेयर्स में पैसे डाल दिए, ठीक है। और मुझे बात बताओ कि क्या ये मोदी जी ने मेलेनी जी को मेलेडी गिफ्ट करना, ये कोई स्ट्रैटेजी हुई क्या कोई शेयर खरीदने की, या कोई मतलब इट्स लाइक
कि ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है। तो क्या लगता है आपको, ये एक बेसिक डिफरेंस है एक कॉमन इन्वेस्टर में और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने, जो एक पढ़े लिखे इन्वेस्टर ने। राकेश झुनझुनवाला सर क्या करते रहेंगे, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कब कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है, कब कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। सो ये हर एक चीज हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, रियल लाइफ में भी, मतलब आप जो इस सब्जेक्ट के लिए फी देने वाले हो ना, वो फी तो आपकी वसूल होके ही रहेगी ये सब्जेक्ट के बाद, ठीक है सर। सो बात करते हैं कि पेपर पैटर्न, थोड़ा बहुत एग्जाम के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न इस सब्जेक्ट का होता कैसे। सो पेपर पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि ये सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट नंबर 1 आता है आपका एमसीक्यू एंड पार्ट नंबर 2 आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। सो पार्ट नंबर 1 मतलब जो 30% सिलेबस आपका रहता है वो होता है एमसीक्यू, जो होते हैं कंपलसरी, मतलब आपको यहाँ पे 15 एमसीक्यू मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, 15 एमसीक्यू मिलते हैं ऑफ 2 मार्क ईच, जो है कंपलसरी। मतलब क्या कि आपको ना यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलता। आपको ऐसा नहीं है कि 20 एमसीक्यू पूछेंगे उसमें से कोई भी 15 सॉल्व कर लो, ठीक है। सो 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, आपके 30 मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। सो ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट आता है अपना 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 70 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव में कैसे डिवाइड किया है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको मिलते हैं 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच मतलब क्या, कि आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है, आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है कि आप इन 7 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लो, एंड वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यू हैव अ ऑप्शन ऑफ 2 क्वेश्चंस एज अ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी सब कुछ पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, सिलेबस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ठीक है। सो मैं एक आपको बात बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा टैक्सेशन, आपने पढ़ा रहेगा लॉ, ठीक है। फाइनल लेवल पे नहीं पढ़ा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लॉ में क्या होता है, लॉ में सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपने ऐसी ऐसी चीजें करनी है, नहीं की तो फाइन पड़ेगा। टैक्सेशन में क्या है कि आपने इतना इतना इनकम कमाया तो इतना परसेंटेज ऑफ टैक्स है, वो आपको एक रूल्स होते हैं, एक एक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते। मतलब एक खुद एक बात बताओ कि आपके पास 10 करोड़ रुपए है, क्या मोदी जी आपको बताएंगे कि आपने इस 10 करोड़ रुपए को कैसे यूज करना है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी क्या आपको बताएगी आपने इस 10 करोड़ को कैसे यूज करना है? नहीं। आपको जब इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लोगे ना अच्छे से, आप खुद का एक दिमाग लगाओगे, खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की आपने इस सब्जेक्ट को, इस पैसे को, 10 करोड़ रुपए को कैसे इन्वेस्ट करना है अच्छी तरीके से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिटर्न्स कमा के मिले। सो ये सब्जेक्ट कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट एक रियल लाइफ के सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे थेरी मतलब क्या आता है, थेरी मतलब ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिससे आप को ये रूल्स, ये पॉइंट समझने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है। ऐसे हो गया ना कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उन लोगों ने कुछ उनके पॉइंट्स रखे रहेंगे, सो आपको वो पढ़ने रहते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे को रिटर्न्स कमा पाए, ठीक है। सो ये होता है इस सब्जेक्ट में थ्योरी। यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब एज सच कोई नहीं है था, यहाँ पे सिर्फ आपको आपका दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकल यूज करना है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखने जाओ तो आपको एक चैप्टर का नाम दिखता है। देखो यहाँ पे मैं आपको ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का, हर एक सिलेबस का, कि हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग हर एक चीज डिटेल में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्विक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि हम इस सब्जेक्ट में, इस सिलेबस में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। कोई भी चीज आप अगर स्टार्ट कर रहे हो ना नई पढ़ने की, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, मतलब हम लोग क्या, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे रैंडमली अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि हमको आगे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। इसीलिए आज हम इस पूरे सिलेबस को, आप क्या पढ़ने वाले हो, पूरे के पूरे 100 मार्क्स के सिलेबस को डिकोड करेंगे। क्लियर है सर? सो इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है। नाम से आपको समझ रहा है, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन मतलब यहाँ पे हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे। सो इक्विटी मतलब क्या, आपका जो शेयर मार्केट है, आ गया सर आपका शेयर मार्केट, जो आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे। रिलायंस लिमिटेड की आपके कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने हैं, ठीक है। एक डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा, मैं बहुत बार है ना, बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज के नाम लूंगा, रिलायंस हो, टाटा हो, अदानी हो, आदित्य बिरला हो, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज के लाइफ को नाम लूंगा, टेस्ला वगैरह और इंटरनेशनल नाम भी लूंगा। आप में से
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैं बोल दूं कि सर ये कंपनी अच्छी है तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, ये कंपनी बुरी है उसमें से अगर आपने इन्वेस्ट किया रहेगा ना तो वो आप सेल कर दोगे। मैं बोल दूंगा ये रिलायंस करके कंपनी बहुत घटिया कंपनी है, तो प्लीज पर्सनली मत लेना किसी भी चीज को। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। और सर ऐसा डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि मैंने एग्जाम्पल दिया था और लोगों ने डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर लिया। अरे मैं रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग में भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद देख रहे हो। स्टॉक मार्केट में हर डे चेंजेस होते रहते हैं। सो प्लीज यहाँ के चीजों को एज अ एग्जाम्पल लेना। मैं कोई भी सेबी एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टीचर हूं, ठीक है सर। सो इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन में आप पढ़ने के वाले हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमने किस टाइम पे किस शेयर में पैसे डालना चाहिए, कौन सा शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है, कौन सा शेयर जो है ओवर वैल्यूड है। ये हम सब इस इक्विटी वैल्यूएशन वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। एंड बॉन्ड वाले वैल्यूएशन में क्या होता है, ठीक है, आपको पता रहेगा कि आपके घर वाले बहुत बार बोलते रहेंगे सर ये शेयर मार्केट से हमको दूर रहना है, हम ये शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीजें के लिए एक और मार्केट होता है बॉन्ड मार्केट, मतलब जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, जहां पे कंपनीज को लोन लेने के लिए मे बी वो बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में अपने पैसा लगाना है कि नहीं। तो ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या ये राइट टाइम है, क्या ये राइट प्लेस है, क्या ये राइट मूवमेंट है कि हम वहां पे पैसे लगाए या ना लगाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले और हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो। सो बेसिकली यहाँ पे हम सब कुछ शेयर मार्केट के रिलेटेड जो है वो पढ़ने वाले हैं, स्टॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक आता है अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपने खुद की एक प्रैक्टिस सेट कर ली, ठीक है, या फिर आपको खुद की भी एक शेयर्स बनाना है, ठीक है, खुद का भी इन्वेस्टमेंट करना। सो ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक ही पर्टिकुलर शेयर्स में पैसे डालो और भूल जाओ। ऐसा होगा क्या, आपके पास में भी 10 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसने बोला आपको कि सर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, आप इस 10 करोड़ रुपए को मुझे इन्वेस्ट करने के लिए गाइड दो। क्या आप करोगे कि हाँ भाई मैंने देख लिया मार्केट में रिलायंस करके कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है, पूरा का पूरा पैसा आपने रिलायंस में डाल दिया। ऐसा होना चाहिए क्या? अगर ऐसा हो सकता है कि रिलायंस में अगर आपने पैसा डाल दिया एंड कल भाई मोटा भाई का कोई प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, तो आपका पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपए डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए ना, आपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब क्या? पोर्टफोलियो मतलब किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, एक मल्टीपल चीजों का कलेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम शेयर्स के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हम कुछ पैसा अदानी में डालेंगे, कुछ पैसा टाटा में डालेंगे, कुछ पैसा रिलायंस में डालेंगे, किस अमाउंट में डालेंगे, कैसे डालेंगे, किस रिलेशन के साथ डालेंगे, ताकि हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो एंड हमारे प्रॉफिट, हमारा रिटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपने पढ़ा भी रहेगा कहीं तो कि सर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, किसका कोट है ये आपको पता ही रहेगा। ये डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब क्या, वो बोल रहे हैं कि एक शेयर में पैसे मत डालो, शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हुए चलो। क्लियर है सर। आगे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, रोहित शर्मा की आपने टीवी पे ऐड देखी रहेंगी, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। सो क्या लगता है आपको, म्यूचुअल फंड क्या असली में सही है या नहीं है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। देखिए देखो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे शेयर्स में पैसे लगाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में पैसे लगाने हैं, ताकि आपकी रिस्क जो है वो कम से कम। मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो एंड आपके पास सिर्फ 500 रुपए है, ठीक है। सो क्या 500 रुपए में आप मल्टीपल शेयर्स में पैसे डाल सकते हो? नहीं। 500 रुपए में एक अच्छा शेयर आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, रिलायंस भी नहीं आएगा, वो खुद अभी 1200-1300 पे ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। सो क्या हम 500 रुपए में कोई डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कर सकते? कर सकते हो। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड को पैसे देने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जो लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। मतलब आप जैसे 10 लाख लोग हैं जिसके पास 500-500 रुपए, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उन सबसे पैसे लेगा। अब उनके पास 10 लाख इंटू 500 कितना होता है आप देख लो, उतना अमाउंट वो दो अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। उससे क्या होगा, आपको 500 रुपए में भी पोर्टफोलियो का मजे मिल जाएंगे, 500 रुपए में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सॉरी म्यूचुअल फंड, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड ऊपर का एक चैप्टर शेयर्स और नीचे का एक चैप्टर पोर्टफोलियो, इन दोनों को साथ में लेता है और आपको कमा के देता है, ठीक है सर, जिनके पास पैसे कम हो, ठीक है। एक और चीज आती है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, आपने सुना रहेगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सब कुछ। मतलब अगर आपको 25 दिन में 10 करोड़ रुपए कमाने, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस
कर सकते हो। बस उसके लिए आपके पास 20 करोड़ रुपए जो है होने चाहिए। ठीक है सर, जोक्स अपार्ट। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स मतलब क्या? डेरिवेटिव्स मतलब लीगल सट्टा, किसी भी शेयर पे सट्टा लगाना। ये मुझे लगता है ये शेयर ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर के लिए पैसे लगाऊंगा, मुझे लगता है ये शेयर गिरेगा तो नीचे के लिए पैसे लगाऊंगा, गिरने के लिए पैसे लगाऊंगा। सर ये तो इलीगल होना चाहिए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ये है लीगल सट्टा, डेरिवेटिव्स। फ्यूचर्स ऑप्शंस आपने पढ़ा ही रहेगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर मतलब इन द मनी आउट ऑफ द मनी। में भी नहीं पढ़ा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग हर एक चीज यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको लिटरली जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना उसके रिलेटेड वो ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली हम उसमें ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, कंसेप्ट पढ़ने के लिए हम उतना रिलेवेंट चीजें जो है वो मैं आपको उत्तर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव्स क्या है? लीगल सट्टा, जहां से अगर आपको 25 दिन में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप कमा सकते हो, बस आपके पास 4 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, सो ये है डेरिवेटिव्स। फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब क्या? ठीक है, फॉरेक्स मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल से कि आपका कोई क्लाइंट है या फिर आप खुद हो। ठीक है, आप क्या करते हो? बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। सो मुझे एक बात बताओ, आपने कोई चीज ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल से $1,000 की कोई चीज इंपोर्ट की, उसके लिए आपको $1,000 की एक चीज इंपोर्ट की, ऐसी 100 चीज इंपोर्ट की। ठीक है, आपने एक चीज का प्राइस क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग का प्राइस क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपने कोई मोबाइल फोन इंपोर्ट किया $1,000 का, $1,000 के ऐसे 100 मोबाइल फोन आपने इंपोर्ट किए, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? $1,000 इंटू 100, बस इतना ही चीज जो है हमको ये चैप्टर में पढ़नी है, फॉरेक्स के चैप्टर में। बट ये जैसे भी ये चैप्टर अभी आपने बोला 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 1000 जो भी कैलकुलेशन था, यही सब चीज आप जब ये चैप्टर पढ़ते हो उस टाइम पे भूल जाते हो मल्टीप्लीकेशन करना। सो ये है ये चैप्टर कि हमने क्या करना है। अगर हमको कोई चीज हमने इंडिया के बाहर से खरीदी है या फिर इंडिया के बाहर हमको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कौन से मोड्स है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आपने सुना रहेगा कि इंडियन रुपीस कंटिन्यूसली गिर रहा है, डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये डॉलर की रिस्क, अगर हमको कोई यूएसए में पेमेंट करना है तो डॉलर अगर बढ़ेगा तो हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा रुपीस हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे, हम उस केस में कैसे हमारे जो एक्स्ट्रा पेमेंट को कवर करेंगे, वो सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉरेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आपने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा रहेगा, कैपिटल बजटिंग। सो ये उसी चैप्टर का बड़ा भाई है। बहुत सारी चीजें आपको इंटर लेवल की ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैपिटल बजटिंग में हम वही सब चीज पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने अगर आपको याद रहेगा एनपीवी टेक्निक जो है आपको याद आती रहेगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब किसमें फायदा इन्वेस्ट करके है। अगर आपको कोई क्लाइंट है, उसको अगर एक 10 करोड़ रुपए की कोई तो फैक्ट्री डालनी है, 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री डालनी है, तो क्या उसने फैक्ट्री डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड सजेशन देना ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या उसने वहां पे पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या उसने उस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि शादी का एग्जांपल, कि मे बी आपने शादी का एग्जांपल कैसा है कि शादी अगर आपने राइट पर्सन से की तो आपकी जिंदगी भर मजे ही मजे, और अगर नहीं की तो जिंदगी की वाट लग सकती है। उसी तरीके से कैपिटल बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ऐसा चीज पढ़ते हैं कि हमको बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी रहती है। एंड अगर वो डिसीजन गलत जाए तो कंपनी की वाट लग सकती है, या फिर अगर वो डिसीजन सही हो जाए तो कंपनी के आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। सो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। क्लियर है सर? सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है? वो एक पार्ट टाइप ही है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का। ठीक है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे थे बेस्ड अपॉन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मतलब क्या ये शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा वो चार्ट पैटर्न, ऐसे ऐसे जो चार्ट्स वगैरह देखने को मिलते रहेंगे आपको, ये ट्रेंड लाइन वगैरह आपको देखने को मिलती रहेगी। उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है सर, सो ये था। यहाँ से आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी है जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि सिक्रेटाइजेशन। सिक्रेटाइजेशन मतलब क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपके पास है ना कुछ डेटर्स है, एक राम है, राम से आपको 500 रुपए आने हैं, श्याम है आपको उससे 1000 रुपए आने हैं, कोई बलराम है उससे आपको 2000 रुपए आने हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपको बैलेंस शीट में तो दिख रहा है कि आपको पैसे रिसीवेबल है, बट उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सब इस एसेट को एक साथ कलेक्ट करते हैं और उसको लमसम डिस्काउंट में बेच देते हैं। सो ये है प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि हमारे लिक्विडिटी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस मतलब क्या, एक स्टॉक मार्केट की कंडीशन होती है जहां पे सबको सब कुछ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन पता रहती है और वहां पे कोई भी एबनॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकता, सबको नॉर्मल रिटर्न जो है वो मिलता है। ठीक है, रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, कौन से रिस्क होते हैं? क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, ये जो सो रिस्क आपको पता है, जो रिस्क फाइनेंस में हो सकता है, पैसे डुबाना, बैड डेट्स एंड सब कुछ, इंटरेस्ट का और ज्यादा इंटरेस्ट होना, सब रिस्क यहाँ पे कवर होती है इस चैप्टर में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरेक्स में क्या आपको, कैसे आपको बाहर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये सब चीज इसी का पार्ट है, फॉरेक्स का ही पार्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और डिजिटल फाइनेंस इज नथिंग बट, जैसे कि जो डिजिटल करेंसी आजकल जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, या फिर क्रिप्टो करेंसी आए गए, नॉन फंजेबल टोकन आपने पढ़ा रहेगा, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। सो बेसिकली ये था आपका पूरा का पूरा सीएमए फाइनल का सिलेबस। सीएमए इंटर में हमने क्या पढ़ा था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यस सर। सो ये हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आप लोग डेली आ रहे हो, लेक्चर ऑन कर रहे हो और लेक्चर देख रहे हो। हम कोई भी चीज ऐसे लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, हम हर एक चीज को, ये आपका हर एक चीज का एक एक्सपीरियंस होने वाला है। जैसे आप मूवी देखते हो ना, कि आज कौन सी मूवी देखी है, ठीक है, कोई तो सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज है, तो ये सीरीज में हमने क्या देखा कि भाई अच्छा इसमें आज उसने ऐसे किया, उसमें आज इसने ऐसे किया, उसने इसका मर्डर क्यों किया। सिमिलर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा ये स्टॉक बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो क्यों आता है, लोगों का पैसा डूबता क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों के घर चले जाते हैं। आपने सुना ही रहेगा, कोई तो आपका मामा चाचा दूर का रिश्तेदार रहता है जो स्टॉक मार्केट में बर्बाद हुआ रहता है, आपने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी रहती है जिंदगी में। वो हर एक चीज हमको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये होने वाला है एक एक्सपीरियंस आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेली बेसिस पे सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर ही सॉल्व करने वाले हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि अरे आपको पता है होमवर्क में कुछ नहीं होता, मैं एक हाथ दूसरा जो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा ना वो भी कर लूंगा। यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप से टाइम नहीं मिलता रहेगा, आप होमवर्क कब करोगे, ठीक है सर। सो 99% क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं। एक हाथ दूसरा सिमिलर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको होमवर्क पे दे दूंगा, ठीक है सर। उसी के साथ साथ हम मार्किंग करते हुए चलेंगे क्लास में, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, हर एक चीज हम क्लास में करने वाले हैं। और इतना करने के बाद भी डे एंड में रिवीजन करके ही घर जाएंगे। कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा कि आज हमने ठीक है इतना पढ़ लिया था कल मिलते, ऐसा नहीं होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा था हर एक चीज हम रिकॉल करेंगे। देखो यहाँ पे ये लेक्चर लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि ये आपके सिलेबस में इतना पढ़ लो, ठीक है। मैं कभी भी एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको एग्जाम में क्या आता है वो बताना ही चाहिए, ऑब्वियस चीज है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी। बट हम लोग यहाँ पे आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक होता है ना कि हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, मैं इस सब्जेक्ट में आपको पूरा इस सब्जेक्ट के केपेबल बनाऊंगा कि अगर कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आए, कुछ भी आ जाए, आप हर एक चीज यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट टिल एग्जाम मिलेगा। ऑडियो रिवीजन आपको मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। डेली बेसिस मतलब जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आपको ऑडियो रिवीजन मिलेंगे। ऑडियो रिवीजन क्यों, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप में से बहुत सारे लोग दिन के 10,000 स्टेप 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने वाले रहोगे, तो उस टाइम पे करेंगे, उस टाइम पे आप सिर्फ हेडफोन्स को प्लग इन कर लीजिएगा। आपका चैप्टर होने के बाद अगर आपने सिर्फ उसकी ऑडियो रिवीजन भी सुनी ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे लगेगा सर हमारे पास तो बुक्स नहीं रहेंगे उस टाइम पे, तो क्या करोगे, आपके आंखों के सामने हर एक चीज इमेजिन हो जाएगी कि अच्छा ये बुक में ये कंसेप्ट था, इधर ये चीज थी, वो बोलते ना एक इमेजिनेशन, पिक्टोरियल पिक्चर आज मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से, जैसे कि किसी ने बाहुबली मूवी रहेगी, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अरे सबको वो सीन याद आ गया, पीछे से कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला था। तो सेम चीज आपको ऑडियो एक्सपीरियंस में मिलेगी, ऑडियो रिवीजन में मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यूट्यूब पे भी इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा। हर एक चीज हमको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है सर। सो क्या लगता है सर आपको, इतना सब कुछ करने के बाद, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, पूरा सिलेबस समझने के बाद, इंटर का सिलेबस समझने के बाद, फाइनल का समझने के बाद, सारे बेसिक्स मैथ्स सब कुछ करने के बाद, आपने इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स जो है वो टारगेट करने चाहिए? यस सर। क्या लगता है आपको? कोई बोलेगा सर हमको 50-60 मार्क्स आ जाए तो भी बहुत है, तो मैं आपको बता दूं 50 मार्क्स लाने ना, 50-50 मार्क्स लाने, तो वो तो आपको मेरे रिवीजन लेक्चर्स के साथ भी आ जाएगा, जो तो यूट्यूब पे फ्री में पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कमाने हैं 75 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस, तो ये
सब्जेक्ट लेना वर्थ इट है। यस सर, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप टारगेट छोटा रख रहे हो ना तो कोई मतलब है नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद आपको ये सब्जेक्ट लेने के बाद कम से कम 70 मार्क्स आपके जो स्कोर हो जाएंगे। 80 मार्क्स भी लाना बहुत बड़ी बात है नहीं इस सब्जेक्ट के बाद। आप खुद मुझे मैसेज करोगे एज द बैच गोज ऑन कि सर हमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है ये सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ मैं आपको चाहिए तो इसके टेस्ट सीरीज भी जो है ना वो फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हर एक चीज हम बैच में डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो 80 प्लस 75 प्लस इज योर मिनिमम टारगेट। 70 प्लस तो बेयर मिनिमम है, हमारा टारगेट उससे कम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर। सो पास होना तो हमारे इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन है ही नहीं, हमें डायरेक्टली ये सब्जेक्ट में स्कोर करना है। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट का ड्यूरेशन होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 आवर्स की। अगर कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कवरेज मुझे करना रहेगा तो मैं आपको करा के दे दूंगा, बट 160 आवर्स के ऊपर ये जाएगा नहीं ये बैच, इसकी मैं गारंटी आपको दे देता हूँ। ठीक है। सो अगर आपको प्लान करना है डेली अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स के लेक्चर रहेंगे, सो यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। एंड डेली बेसिस पे आपको इस पे ऐप पे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। सर डेली बेसिस पे क्यों अपलोड हो गए? क्योंकि आपको मिल रही है इस बैच की सबसे रिसेंट रिकॉर्डिंग एज पर द मोस्ट रिसेंट स्टडी मटेरियल। ठीक है। मैं एक बार आपको स्टडी मटेरियल अगर दिखा दूं तो आपको स्टडी मटेरियल में दिखेगा कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 17 चैप्टर्स दिख रहे हैं और आपने तो हमको बहुत कम चैप्टर दिखाए। तो मैं आपको बता दूं तो देखो यहाँ पे ना पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ने का या व्हाट वी से टेक्निक होती है। जो ये चैप्टर दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल एंड लीजिंग डिसीजन, ये एक्चुअल में एक ही चैप्टर है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग। ये एक ही चैप्टर है। सो ये यहाँ पे आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, आपको आपके मॉड्यूल में एक चैप्टर देखने को मिलेगा। सिक्योरिटाइजेशन आपको ये चैप्टर मॉड्यूल में देखने को मिलेगा, तो ये 2 चैप्टर हो गए। ये इंट्रोडक्शन और इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन अलग अलग दिया है। अरे इंट्रोडक्शन तो उसी का है ना, तो ये आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा। ये पोर्टफोलियो का पूरा सीरीज मैंने एक चैप्टर में कवर किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरलिंक होती है। ठीक है सर। सो एक पढ़ने का एक टेक्निक होता है, जिस टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे तो इफेक्टिवली आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है सर। सो ये था टोटली इस सब्जेक्ट के बारे में, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं तो ठीक है, बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, अगर इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरीज रहेगी ना तो आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हो। चाहिए तो मैं आपको बैच के दौरान मैं आपको मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी दे दूंगा, टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो आप और क्विकली पूछ सकते हो। ठीक है सर। सो नाउ without any delay, come on, let's enter into the world of finance aka UM का। ऐसा क्लियर सर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, जो हमने स्टार्ट किया था। पूरा बेसिक्स हम पढ़ेंगे, पूरे 2 लेक्चर्स आपके पूरे के पूरे से बेसिक्स पढ़ने में जाएंगे। कुछ लोगों में भी थोड़ा सा हेवी लग सकता है, बट वो हेवीनेस आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट में काम आएगा, इतना याद रखिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको थोड़ा भी टॉपिक इंटरेस्टिंग ऐसा ना हो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लग रहा है या फिर कुछ। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। यस सर, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपको चाहिए तो एक बार ये बुक आप देख सकते हो। यस। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में मैंने जैसे आपको दिखाया था, हम लोग पूरा का पूरा फाइनेंस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यस सर। ठीक है सर। सो टेंशन मत लो। आज अपना फोकस क्या है? आज अपना फोकस है सब्जेक्ट को समझना। ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड डर रहेगा उसको निकालना, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो सब सीखना। सो प्लीज आज के लेक्चर में हम कोई भी चीज ना राइटिंग वाली चीज करने नहीं वाले हैं। आज आपको सिर्फ एक चीज आपके हाथ में चाहिए, वो है कैलकुलेटर। आज हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। ये फर्स्ट 2 लेक्चर के जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, वहां पे एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। लिखने में टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। लिखने के लिए हम पूरे के पूरे सिलेबस में सब क्वेश्चन सॉल्विंग सब कुछ करने वाले हैं। वहां पे आपकी बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। आई नो फर्स्ट डे है, जोश ज्यादा रहता है, बट आज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये सब्जेक्ट से दोस्ती करेंगे, ये कैलकुलेटर कैरी करेंगे। ठीक है। एक कैलकुलेटर के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, आपके कैलकुलेटर में ये जीटी का बटन जो रहता है, यहाँ पे देखो ये जीटी बटन जो रहता है वो मिसिंग रहता है। तो उस केस में प्लीज एक ऐसा कैलकुलेटर यूज करो जहां पे जीटी का बटन हो। कोई भी कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो जहां पे मुझे जीटी, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस ये सब चाहिए। मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल ये तो बहुत सारे कैलकुलेटर में होता है। जीटी का बटन जो है वो मिसिंग होता है। अगर हो सके तो ये वाला कैलकुलेटर ही यूज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कैलकुलेटर यूज करते हैं। मैंने खुद ने अपने सीए के पूरे जर्नी में ये एक ही कैलकुलेटर यूज किया है,
एक ही कैलकुलेटर, मतलब मेरे पास ऐसे 4-5 कैलकुलेटर रहेंगे, बट एक ही मॉडल जो है मैंने यूज किया है, ठीक है सर। इससे होता क्या है ना कि आपका एक कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाता है एंड कैलकुलेशन में इजी होता है। एंड सर ये जीटी बटन नहीं रहेगा तो क्या? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो अगर वो जीटी बटन ही नहीं है तो वो ट्रिक्स बताने का फायदा नहीं, क्योंकि आप वो शॉर्टकट तरीके से यूज कर ही नहीं पाओगे उसके लिए, ठीक है। इसलिए इन्वेस्ट इन अ गुड इक्विपमेंट। जैसे कि कोई एक अच्छा क्रिकेटर रहेगा, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो भी है, वो क्या है, बैट्समैन है, तो वो क्या करते रहेंगे, कोई भी बैट लेके जाते रहेंगे, क्या नहीं, वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी के बैट लेके जाते रहेंगे जहां पे उनकी मैच में सबसे ज्यादा हेल्प हो। उसी तरीके से आपने भी अच्छे से अच्छा कैलकुलेटर यूज करना है, हो सके तो ये कैलकुलेटर यूज करिएगा, बाकी जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में हमको देखने को मिलते हैं रुपीज इन मिलियन। उस टाइम पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ये मिलियन मतलब एग्जैक्टली कितने जीरोस आते हैं, हमको वहां पे कंफ्यूजन होता है, इसके रिलेटेड कोई ट्रिक है क्या? ठीक है। सो हमेशा याद रखना, ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होते हैं ना, ये सारे तीन वाले होते हैं, ये सब तीन वाले लोग होते हैं, तीन वाले लोग, तीन वाले लोग, तीन वाले लोग मतलब ये तीन तीन की जोड़ी में चलते हैं। मिलियन तीन की जोड़ी में चलेगा, एक जोड़ी मतलब दो बार। बिलियन उससे बड़ा है तो एक और जन को लेके आएगा, तीन वाला। ट्रिलियन उससे बड़ा है तो एक और जन को लेके आएगा, तीन वाला, ठीक है। सो ये बताने का मेन रीजन क्या है ना कि हमको स्कूल से आदत लगी है कि हम लोग ऑब्वियसली स्कूल में लैक्स में पढ़ाई करते हैं, हम लोगों ने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसा पढ़ते हैं, बट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज होता है मिलियंस में, ठीक है। सो इतना याद रखो। और एक और चीज हमने यहाँ पे गलती नहीं करनी है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन 1 मिलियन में दी रहेगी, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलियंस में दी रहेगी ना, तो हमने आंसर को भी मिलियंस में ही प्रेजेंट करना है। अगर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मतलब भी 1 मिलियन होता है, तो अगर मे बी के एग्जाम्पल से आपका कोई भी फाइनल आंसर आ जाता है 10 लैक्स, ठीक है, अगर आप उसको फाइनल आंसर को ऐसे प्रेजेंट करके आओगे एंड आपको इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में दी रहेगी 2.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7.8 मिलियन, ऐसा कोई तो अलग अलग फिगर्स अगर आपको मिलियंस में दिए रहेंगे, एंड अगर आपने फाइनल आंसर को इसमें लैक्स में प्रेजेंट किया ना, तो आपको यहाँ पे आंसर के लिए मार्क्स कट हो सकते हैं अननेसेसरी। मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप चाहिए तो ब्लैक्स में करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनल आंसर प्रेजेंट करते टाइम आपने उसको मिलियन में ही प्रेजेंट करना है, आपको उसको 1 मिलियन ही लिखना है। क्लियर है सर? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है आपके मार्क्स कट करते हैं। हम फर्स्ट डे से ही हर एक चीज का ध्यान रखेंगे ताकि हमको अपने 80 प्लस 90 प्लस लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना है। सो यहाँ पे मैंने उसके रिलेटेड नोट्स भी लिखे हैं, अगर आपको कभी आगे जाके भूल भी जाओ, प्रेजेंट द आंसर इन द मैनर डेटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। जैसा डेटा वैसा आंसर, जैसा डेटा वैसा अपना आंसर। क्लियर है सर? और मैं बहुत बार करता हूं कि आपको क्लास में ही रिवीजन के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए 2-3 मिनट भी देता हूं, ठीक है। सो मेजोरिटी टाइम में क्या करूंगा, आपको यहाँ पे ऐसे फुल स्क्रीन करूंगा, आपको एक 5-10 सेकंड का टाइम भी दे दूंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे पॉज कर लो, एक बार खुद होके ठीक से रिवाइज करो, अगर आपका पढ़ के मतलब आपको एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लगता रहेगा। बट क्लास के साथ साथ सेल्फ रिवीजन, मतलब हम लोग का कॉम्बिनेशन इतना मस्त हो जाएगा ना। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम क्लास में सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली पहले कंसेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज, हम लोगों को इन द बैच, बिटवीन द बैच है ना, आप सेल्फ रिवीजन भी करोगे, ठीक है। बैच के टाइम टाइम में ही आपको रिवाइज करूंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब एंड इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद हम एंड में जाके डे एंड में भी रिवीजन करेंगे। मतलब आपकी एक ही टाइम पे एक ही बैच के अंदर कितनी ज्यादा रिवीजन हो जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बूस्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है सर। सो ये अपना थोड़ा टॉपिक सिंपल था। अगला अपना टॉपिक आता है इंटरेस्ट रेट, दैट इज कूपन रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट, अगर कोई कभी क्वेश्चन में कूपन रेट भी दिखने को मिल जाए आपको, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट ही, डरने की कोई बात है नहीं, ठीक है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस जो है पूछा नहीं जा रहा है आपको। क्लियर है सर? सो interest rate will be assumed as per annum unless specifically mentioned। मतलब अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट कोई भी दिया रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट, वो हम उसको अज्यूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एज अ परसेंटेज पर एनम ही, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। लॉजिक ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। इससे बहुत सारे लोग है ना गलतियां करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ है ना वहां पे लिखा है 15% पर एनम, 15% लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, अज्यूम करेंगे वो है 15% पर एनम, ठीक है। विद द बैच में बहुत बार आपको ये चीज रिपीट करते हुए रहूंगा ताकि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट इज 10% पर मंथ,
अगर स्पेसिफिकली लिखा है ना यहाँ पे 10% पर मंथ, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक है। बाकी कोई भी चीज में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है, अगर परसेंटेज पर मंथ दिया है तो वो हो जाए स्पेसिफिकली मेंशन। बाकी केसेस में क्या हो सकता है ना कि इंटरेस्ट रेट वो बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ इज 15%। यहाँ पे 15% पर मंथ बोला है क्या? नहीं। 15% फॉर 6 मंथ बोला है क्या? नहीं। यहाँ पे बोला है 6 मंथ इज 15%, इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ इज 15%। इसका मतलब क्या है कि आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए या फिर कोई ट्रांजैक्शन करना है, बट इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% ही है, मतलब इट इज 15% पर एनम इटसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, सर ऐसा कैसे, बट ये फाइनेंस के टर्म में ऐसा ही होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से कोई भी बैंक है, अगर बैंक में आप जाओगे तो बैंक आपको जो लोन के लिए कोट करेगा तो वो कोट करेगा पर एनम बेसिस पे। तो ऐसा ही 10 लोग बैंक के पास गए, राम श्याम हरि कृष्णा जो भी है वो बैंक के पास गए, किसी को 1 साल के लिए लोन चाहिए, किसी को 10 साल के लिए लोन चाहिए, किसी को 5 महीने के लिए लोन चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर लोन का थोड़ा तो इतना ड्यूरेशन में अमाउंट तो चेंज हो जाएगा ना, तो उसका उतना भी दिमाग मत लगाओ, वो तो हो जाएगा। बट अभी के लिए सोचो क्या बैंक हर एक जन को कैलकुलेट करके बताएगा अच्छा तेरा 6 महीने का इतना, अच्छा तेरा 2 साल का इतना, अच्छा तेरा 5 महीने का इतना? नहीं। बैंक एक लमसम रेट बताएगा 15%, ठीक है। आपको 6 महीने के लिए चाहिए, आप डिवाइडेड बाय 12 मंथ इंटू 6 मंथ करके आपके 6 महीने के लिए करो। आपको 6 साल के लिए चाहिए तो आप कैलकुलेट करो कि आपको 6 साल में टोटल इंटरेस्ट कितने लगेगा, हर साल के लिए 6% का इंटरेस्ट लगेगा, हर साल के लिए 15% का इंटरेस्ट लगेगा। सो बैंक सिर्फ एक ही रेट कोट करेंगे, ये स्टैंडर्ड है कि पूरे के पूरे इसमें जब भी कोट होगा वो लोन सिर्फ पर एनम बेसिस के लिए होगा, ठीक है। सो वी वांट लोन फॉर 6 मंथ दैट, बट इट डज नॉट मीन दैट इंटरेस्ट इज आल्सो फॉर 6 मंथ, इट इज फॉर ईयर इटसेल्फ, ठीक है सर। हर एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, सो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में लाइबोर माइबोर वो भी पूछते हैं, लाइबोर माइबोर क्या है आपको पता ही रहेगा, लंदन मुंबई वो सब नहीं पता है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारा मेन फोकस है कि हमें जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा 3 मंथ्स माइबोर या 3 मंथ्स लाइबोर इज 15%, आप मुझे बताओ कि ये क्या हुआ, ये 3 महीने का 15% का रेट हुआ या 15% पर एनम हुआ? हमको उसको 3 महीने में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 12 मंथ इंटू 3 मंथ्स, यस सर। जो भी आपका आंसर आएगा ये होता है इंटरेस्ट रेट के बारे में, यस सर। इंटरेस्ट रेट में एक और चीज जो है वो पूछी जाती है जो है बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स मतलब क्या? बेस पॉइंट, सॉरी बेस पॉइंट्स। बेस पॉइंट्स मतलब क्या कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 200 बेस पॉइंट्स, 200 बीपी, 500 बीपी। सो ये बीपी मतलब कितना परसेंटेज, मतलब एक्स परसेंटेज, ठीक है। सो मतलब क्या कि परसेंटेज टर्म्स में क्या बोलना चाहता है, तो हमेशा याद रखना 1% होता है 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 1% होता है 100 बेसिस पॉइंट। क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं 50 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट मतलब क्या हुआ? 0.5%, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछने का तरीका है ये। अगर आपको पता नहीं रहेगा आपको लगेगा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, या फिर आप 50 बेसिस पॉइंट को 50% कंसिडर करोगे या 5% कंसिडर करोगे, आपका आंसर गलत चला जाएगा। सो हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी वही दिया है, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%, एंड 5 बेसिस पॉइंट क्या होगा? 0.05%, ठीक है। सो हमेशा याद रखना जितना भी बेसिस पॉइंट दिया रहेगा उसको सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपका काम हो जाएगा। 100 क्यों? परसेंटेज हमेशा परसेंटेज के लिए निकालने के लिए हम ऑलवेज डिवाइड बाय 100 करते हैं, इनटू 100 मत करना। इस केस में बेसिस पॉइंट को डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 करना। अगर मैं आपको दे दूं 5000 बेसिस पॉइंट तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 करोगे, लास्ट के 20 निकाल दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब? ठीक है, यस सर। सो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा नंबर्स के बारे में, क्या कि अगर हमको जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ है ना बिलियन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि कभी भी अभी तक इंस्टीट्यूट ने, अपने सीएमए इंस्टीट्यूट ने कभी भी बिलियन ट्रिलियन पे कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं है। सो हमेशा मिलियन हमको याद रखना है, ठीक है। किस क्या होगा मिलियन मतलब? 3 के 2, 3 के 2, 0 0 0 0 0 0, ठीक है सर। ये सब सेट ऑफ 3 में चलते हैं, यस सर। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमेशा पर एनम बेसिस पे होता है, हमको ये याद रखना है, ठीक है। भले हमको 6 महीने के लिए चाहिए तो हम उसको डिवाइडेड बाय 12 तो 6 मंथ करेंगे। अब अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, स्पेसिफिकली मतलब परसेंटेज के बाद बोला है क्या? 10% पर मंथ। सो अगर परसेंटेज के बाद बोला है तो वो हो जाएगा स्पेसिफिकली मेंशन, यस सर।
एंड बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट मतलब 100, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। जितने भी बेसिस पॉइंट आपको दिए रहेंगे डिवाइड बाय 100 करना, आपको परसेंटेज वाला आंसर आ जाएगा। इंटू 100 नहीं करेंगे, इंटू 100 करने का मतलब ही नहीं बचा ना सर। अगर इंटू 100 करोगे प्लस 100 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ बेसिस पॉइंट को हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। यस, चाहिए तो एक बार आपको इसको रिकॉल करना रहेगा तो देख लो, पॉज करना रहेगा तो पढ़ लो, ठीक है सर। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसी कोई कंसेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम देगी। यस सर। सर ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे सर इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमको आता है, ये हमने इंटर में किया हुआ है सर, हमको तो सब आता है सर। वो बोलता है, वो राजपाल यादव एक डायलॉग है ना, मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट को सब आता है सर। बट एक मेरे को बात ध्यान से रखो, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपको लगता है आपको सब आता है, बट बहुत बार है ना हम लोग चीजों को भूलते हैं, तो इसको आपको रिकॉल करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा होगा कि अगर ये डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन के टाइम बताया रहता ना, तो आप सोचते रहते यार ये पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब आपको ना वो रिकॉल हो रहा है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यस सर ये आपको सब आ रहा है। तो इसी के साथ आपका जो सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा। और आपको याद रहेगा, मैंने आपको बताया था एमसीक्यू में ना आपके 30 आउट ऑफ 30 है। एमसीक्यू में आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने ना, तो आपका बेस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी इजी होनी चाहिए। और 30 आउट ऑफ 30 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लाते हैं। मेरे खुद के सीए फाइनल लेवल पे एएफएम के सब्जेक्ट में, एएफएम आता है सीए फाइनल में, मेरे खुद के एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर हुए हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ ये सब्जेक्ट में अगर आप बेसिक से पढ़ोगे ना, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग, इससे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है नहीं सर, ठीक है। नॉट जस्ट ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है इसलिए, बट ये सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट मैं बना के रहूंगा ये बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बाय द एंड ऑफ दिस बैच। तो उसकी टेंशन मत लो यार, मेरी जिम्मेदारी आपको ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट बना दूंगा, आपका फेवरेट बना दूंगा, ठीक है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। इन दिनों में डिफरेंस क्या है? टोटल एसेट्स मतलब क्या सर, एसेट साइड की टोटल ले लो ना, बस काम हो गया। नहीं, अगर एसेट साइड की टोटल ले लो एंड वहां पे अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज रहेगी ना, तो वो आपको प्रॉब्लम दे देगी। इसलिए आपको क्वेश्चन भी जो है वो ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है, वो ओल्ड टाइप में आपने पढ़ा रहेगा कि पहले के जमाने में 1/5 करके जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रहते थे, उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ऐड करते थे। आजकल नहीं होता है, बट एएफएम में हम टी टाइप की बैलेंस शीट बनाते हैं। हम बैलेंस शीट एएफएम में, एसएफएम में जो सब्जेक्ट में है, एसएफएम में हम बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे टी फॉर्मेट में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर बाय चांस में गलती से कभी एएफएम वर्ड यूज कर दो ना, तो प्रॉब्लम ऐसा मत समझो कि ये मैंने सीए के लेक्चर्स आपको दिए, ठीक है। ये लेक्चर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर सीए में, मेरे दोनों अलग अलग होता है। बट बहुत बार ऐसे होता है कि मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी यहाँ पे भी, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एएफएम को एसएफएम बोल दूं, एसएफएम को एएफएम बोल दूं। वहां पे भी अगर मैंने एसएफएम बोल दिया तो ऐसा होगा क्या कि मैं वहां पे सीएमए के लेक्चर्स दे रहा हूँ? नहीं, सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो है सब, इस पे एएफएम एसएफएम दोनों सेम चीज है, मैं आपको कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज में नहीं करूंगा, ठीक है। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको दिख लिया, ये क्या होता है, ये अभी तो शेड्यूल 3 में अलाउड नहीं है प्रेजेंट करना, बट पहले के जमाने में हम इसको बैलेंस शीट में 1/5 करके रखते थे, और आपके सिलेबस में भी ऐसे ही दिखता है। अगर कोई क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। सो असेट क्या हुआ, असेट होता है अपना फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट का टोटल, मतलब फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट, इतना ही होता है आपका असेट। मैंने हर एक चीज नीचे से मेंशन की है, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो रेशियो एनालिसिस वगैरह आपने पढ़ा रहेगा, वो हर एक चीज में इसका यूज होता है कि असेट्स मतलब एग्जैक्टली कौन से असेट्स लेने हैं, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी कभी ना हो, ठीक है। सो वन बाय वन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या सर? इक्विटी मतलब वही ना, शेयर कैपिटल से जितना पैसा लिया, वो हमने पढ़ा था ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी होता है सर, इक्विटी वालों का पैसा, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ती है, वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट आपका बचा हुआ रहता है, जो आपने कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना, वो बचे हुए प्रॉफिट को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम से ही पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, रियल ओनर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में हम उसको ऐड करते हैं, तो शेयर कैपिटल जो आपने बोला था वो, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या? जो सिर्फ नाम का एसेट दिखाया गया है, जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये होता है फिक्टिशियस एसेट। सो हम लोग यहाँ से एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं। ऐसे कोई नकली एसेट जो नाम का एसेट रहेगा तो उसको माइनस करते हैं। टेंशन मत लो, एग्जाम में आया भी तो ज्यादा से ज्यादा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
सो इसको इक्विटी को बहुत सारे नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम रहेगा, कोई किसी का नाम रहेगा राम, तो उसको राम रामू बहुत सारे नाम से बुलाते रहेंगे ना। तो वैसे ही इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेटवर्थ आपने सुना रहेगा, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ क्या है, इलॉन मस्क की नेटवर्थ क्या है। तो नेटवर्थ मतलब क्या है, नेटवर्थ मतलब उसका टोटल पैसा क्या है, उसको बोलते हैं नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो बुक्स में फिगर दिख रहे हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट में, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ये बुक वैल्यू, ठीक है। सो इक्विटी अगर कोई बोले, इक्विटी बोले, शेयर होल्डर्स फंड बोले, नेटवर्थ बोले या बुक वैल्यू बोले, हर एक चीज सेम ही होती है, ठीक है सर। सो नेट मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस, ठीक है। सो सर ये रिजर्व एंड सरप्लस तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उन्होंने इन्वेस्ट ही किया, ठीक है। अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस उनको डिविडेंड के द्वारा पे किया जाता, ठीक है, और वापस से लिया जाता, तो क्या होता, तो वो आप बोलते शेयर कैपिटल लिया, ठीक है। सो जो पे उनको होना चाहिए था बट उनको पे नहीं हुआ, तो वो भी तो चीज उन्हीं की है ना, तो उन्हीं का पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है, नेट मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, सबसे पहले याद करो कि इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, सब कुछ भाई, उसका जो भी पैसा जो भी बिजनेस में लगा है ना, सब कुछ इक्विटी में आता है। उसका नेटवर्थ, इलॉन मस्क याद करो, इलॉन मस्क का नेटवर्थ कैसे कंसिडर कर रहे थे, बुक वैल्यू, क्यों, क्या बुक के वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे। सो इक्विटी, इक्विटी हो, शेयर होल्डर्स फंड हो, नेटवर्थ हो या बुक वैल्यू हो, हर एक चीज सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस 50 शेयर्स, ठीक है। सो इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम सिर्फ शेयर कैपिटल लेते हैं, इक्विटी में हम सब कुछ लेते हैं, ठीक है सर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, और टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है सर। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करोगे तो भी आपको इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल असेट माइनस क्या, ये टोटल असेट्स हुआ वो, और टोटल लायबिलिटीज आप यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पोर्शन आपको ये मिल जाएगा। यस, कुछ मैंने इसके रिलेटेड नोट्स लिखे हैं, ठीक है। ये नोट्स है ना, मैंने हर एक चैप्टर में आपको प्रोवाइड किए हैं, हर एक इसमें प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट या ट्रिकी पॉइंट जो रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे इस नोट्स के द्वारा मेंशन किए। सो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन रहेगा सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअल में माइनस क्यों किया, तो मुझे एक बात बताओ, नाम से ही आपको समझ रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है, वो खर्चा है जिसको माइनस करना, राइट ऑफ करना बाकी है, ठीक है। तो जब हम उसको राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम खर्चे को करेंगे, खर्चा करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस से फिक्टिशियस असेट मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज अ रिजल्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस आर रिड्यूस। इसी के वजह से रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कम हो जाते हैं अपने। क्लियर है सर? यस। एक और चीज, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शेयर कैपिटल आर नॉट सेम, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शेयर कैपिटल नॉट सेम। ये आप बोलोगे सर कैपिटल कैपिटल तो मैच हो गया ना, नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूरे बिजनेस में जो पैसा लगा है ना वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरे बिजनेस का पैसा। यहाँ पे ओनर्स का पैसा नहीं बात कर रहा हूँ, इक्विटी वालों का पैसा बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिजनेस का पैसा जो होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्या होता है नीचे मैंने लिखा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आप जब रिवाइज करोगे ना तब आपको क्विकली पॉइंट्स याद आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ने के बाद वापस से हम ऊपर के नोट्स पे आ जाएंगे, ठीक है सर। और बुक वैल्यू पर शेयर अगर निकालना रहेगा तो ऑब्वियसली सिंपल है, मेरी जो टोटल बुक वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे, टोटल वैल्यू या नेटवर्थ जो आ रही है, उसको मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूंगा, प्रेफरेंस से डिवाइड नहीं करूंगा, ठीक है सर। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा अज्यूम करते हैं पूरे के पूरे सिलेबस में कि आपके पास सिर्फ इक्विटी शेयर है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स ही आपके पूरे पास है। सो ये आपका एक नॉर्मल अजम्पशन होता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसीलिए प्रेफरेंसेस होते नहीं है। अगर प्रेफरेंसेस स्पेसिफिकली मेंशन रहेंगे तो हम सिर्फ उसको डिविडेंड के लिए यूज करते हैं, डिविडेंड के लिए एडजस्ट करते हैं। सो ये है अपना पूरा का पूरा इक्विटी और इक्विटी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो हमारा शेयर कैपिटल होता है वो हम अज्यूम करते हैं सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या,
रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या, प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है वो, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो खर्चा करना बाकी है वो। सो यहाँ पे मैंने इन दोनों को रेड मार्क से हाईलाइट किया ताकि आपको समझेगा ये उसमें से लेस होता है। क्लियर है सर? सो नेटवर्थ बोलो, इक्विटी बोलो, शेयर होल्डर्स फंड बोलो या बुक वैल्यू बोलो, सबका चीज है, सबका सबका मीनिंग सेम है, एंड मुझे पर शेयर चाहिए रहेगा तो मैं इन सबको, ये इसमें से किसी को, ये इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मुझे मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर, या फिर नेटवर्थ पर शेयर, या फिर रिजर्व, या फिर शेयर होल्डर फंड्स पर शेयर, जो भी आप उसको बोलो, वो इक्विटी पर शेयर। ठीक है सर? पर शेयर चाहिए रहेगा तो मैं उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर। क्लियर है सर? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आपका कि इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शेयर कैपिटल आर नॉट द सेम। यस सर। एक और आता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट, टोटल मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप। टोटल मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप मतलब क्या? आपने पढ़ा रहेगा कि रिलायंस की मार्केट वैल्यू इतनी इतनी है, इलॉन मस्क की जो कोई कौन सी कंपनी हो, टेस्ला, और वो टेस्ला और वो एयरबस जो भी है वो, तो उसकी वैल्यू कितने तो भी करोड़ की है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका रहता है कि मार्केट में उस कंपनी के कितने शेयर्स है, ठीक है, मार्केट में उस कंपनी के पर्टिकुलर कितने शेयर्स है, इनटू उस शेयर की अपनी मार्केट में वैल्यू क्या जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से रिलायंस लिमिटेड ने अभी 10,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं। हाँ, टोटल टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी से लेके सबके पास 10,000 जो है वो शेयर्स, एंड अभी रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू चल रही है 100 रुपए। ठीक है, सो टोटल मार्केट कैप क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड अभी करंटली मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, तो हम टोटल मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल रहे हैं, मार्केट कैप निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 जो है इसका वो है आंसर आ जाएगा 10 लाख। ठीक है सर? यस। सो 10 लाख जो है ये रिलायंस की पूरी वैल्यू हो गई। अगर मुझे रिलायंस को खरीदना है तो मैं 10 लाख दे दूंगा, और वो रिलायंस वाला बोल देगा ठीक है आज से रिलायंस तेरा। ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा, रिलायंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आप अगर स्टॉक मार्केट में चेक करोगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है सर? यस। सो ये था मार्केट कैप और ये था बुक वैल्यू। यहाँ पे इन दोनों का जो मैंने आपको डिफरेंस जो है वो बता दिया था कि ये है सिर्फ अपना बुक्स की वैल्यू और ये है टोटल मार्केट वैल्यू। सो इन दोनों का कंपैरिजन भी जो है आपको दिख जाएगा, बुक्स में कितनी वैल्यू है वो अलग होता है और मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो अलग होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू में भी ऐसा हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से भी बहुत ज्यादा कम और ज्यादा भी हो सकता है। देयर इज नॉट नेसेसरी कि जो बुक वैल्यू है वही अपनी मार्केट वैल्यू हो जाए। क्लियर है सर? सो अगर आपको पढ़ना है तो क्विज एक बार देख लो, रिवाइज करना है तो कर लो, मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लीज सेल्फ रिवीजन भी करते हुए चलना। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई डाउट है तो पॉज करके रिवाइज करना। आपको ये आदत हम लोग अभी के लेक्चर से ही डाल रहे हैं ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना फेस हो। क्लियर है सर? साथ ही साथ पानी पीते हुए चलना प्लीज। ठीक है, टोटल असेट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था टोटल असेट मतलब क्या, टोटल ऑफ असेट साइड लेनी है क्या, नहीं, अगर उसमें से कोई नकली असेट, फेक असेट, फिक्टिशियस असेट रहेगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हमको क्या करना है, फोकस पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, डू नॉट do not consider preliminary expenses if given in question as it is not an asset, it is just shown in asset side। ये मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है सर? सो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट जो होता है अपना टोटल एसेट होता है। सिमिलरली टोटल लायबिलिटीज मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज आपका टोटल लायबिलिटीज आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे बहुत लोगों को ना अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, बट वर्किंग कैपिटल का लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब लोगों को बोलो तो वो बोलेंगे सर डे टू डे जो ऑपरेशन में पैसा लगता है ना वो होता है वर्किंग कैपिटल। बराबर है, बात कोई गलत नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज द नेट अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन शॉर्ट टर्म एसेट टू रन द बिजनेस फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है सर, एंड वाला समझा, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, बट ये नेट अमाउंट मतलब क्या? तो एक एग्जांपल लो। ठीक है, मैंने क्या किया है ना, मैंने कुछ इन्वेंट्रीज बनाई है। ठीक है, मेरा एक बिजनेस है जहां पे मैं प्रोडक्शन करता हूँ। किसका प्रोडक्शन करता हूँ मैं? यहाँ पे ये रिमोट का प्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये रिमोट बनाने में कुछ कॉस्ट लगा रहेगा और ये मेरे अभी इन्वेंट्रीज में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक रिमोट इन्वेंट्री में पड़ा है। ठीक है, सो मनी क्या हुआ, मेरा ब्लॉक्ड हो गया करंट एसेट में। ये क्या हुआ, ये इन्वेंट्री ऑब्वियसली मेरी करंट एसेट है। ठीक है, सो मेरा मनी क्या हो गया, करंट एसेट में ब्लॉक्ड हो गया। प्लस मैंने किसी को उधारी पे माल बेचा है तो वो मेरा डेटर हो गया, उससे भी मेरे को पैसा आना है तो मेरा वहां पे भी पैसा ब्लॉक्ड हो गया। सो मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया है
कौन सा पैसा जो मुझे डे टू डे ऑपरेशन में लगता है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है मुझे ऑपरेशन में लगेगा, ये वर्किंग कैपिटल आएगा मेरा, जो मैं स्टॉक्स बनाऊंगा, बेचूंगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, ये मेरा वर्किंग कैपिटल होगा। प्लस मैंने ना ये बनाने के लिए एक पार्ट रहता है, पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है, ये मैंने उधारी पे खरीदा था, ये मैंने व्हाट इज क्रेडिट पे खरीदा था, मैंने इसका अभी तक पेमेंट नहीं किया, ठीक है, बट ये मेरा पार्ट तो बन गया इस पे, ठीक है, ये मेरा पार्ट तो बन गया, बट इसका मैंने पेमेंट किया है क्या, नहीं, तो क्या यहाँ पे मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है क्या, नहीं, बात तो इतना मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो मनी नॉट ब्लॉक्ड इन करंट लायबिलिटीज, मतलब वी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है सर। सो इसका मतलब क्या, नेट पैसा अपना कितना ब्लॉक हुआ, नेट पैसा मुझे जो करंट एसेट का लगा वो मेरा ब्लॉक हुआ, माइनस करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, तो ये हुआ मेरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब मेरा नेट कितना पैसा ब्लॉक हुआ, मेरा इतना पैसा इसमें ब्लॉक हुआ था टोटल, बट इसमें से ये वाला पार्ट तो उधारी का था ना, तो ये मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसीलिए वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैसा नेट कितना ब्लॉक हुआ है हमारा डे टू डे बिजनेस में, हमको वो समझे। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है सर? यस। अब आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूरा बिजनेस रन करने के लिए मैंने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है कैसियो, ठीक है, ये कैलकुलेटर वाली कंपनी है कैसियो, ठीक है। क्या लगता है आपको, ये कैसियो के लिए सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ ओनर्स से जितना पैसा लगाया रहेगा वही पैसा रहेगा क्या, नहीं, उन लोगों ने बैंक से लोन लिया रहेगा, उन्होंने अपने बॉन्ड्स इशू किए रहेंगे, डिबेंचर्स इशू किए हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए, 10 साल के डिबेंचर्स, 20 साल के डिबेंचर्स, 15 साल के डिबेंचर्स। सो ये सब जब पैसा एक साथ आ जाएगा ना, तो जाके वो ये कैलकुलेटर बना पा रहे हैं, तब जाके वो ये कर रहे हैं। अपने अपना एक वो कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ा रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंशियल कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट। यस, लॉन्ग टर्म डेट भी तो हम उसको कंसिडर कर रहे थे ना, क्यों, क्योंकि वो पैसा तो हमारा कैपिटल का पार्ट बन रहा था, तो वो पैसे से हम क्या कर रहे थे, बिजनेस बना रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो सेम चीज कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट हम ऐड करेंगे। क्लियर है सर? मैं चाहिए तो कलर चेंज कर लेता हूँ हाइलाइटर का मेरे, ठीक है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में, नहीं मतलब क्या, जो ऊपर से हमने इक्विटी कैलकुलेट किया था ना, नेटवर्थ कैलकुलेट किया था, उसमें हम लॉन्ग टर्म डेट को भी कंसीडर करेंगे। मतलब क्या, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से हम यहाँ पे करेंगे। करंट लायबिलिटीज मतलब अपनी जो डे टू डे लायबिलिटीज आपकी यहाँ पे रहेंगी वो, ठीक है। मतलब जो नेट पैसा, पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में एम्प्लॉयड है ना, तो वो हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने इक्विटी पढ़ा था, मतलब जो ओनर्स का पैसा था ना, हम सिर्फ ओनर्स के पैसे को यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे, इसलिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट हमने माइनस किया। और यहाँ पे उसके साथ साथ हमने ऊपर वाले में जब लॉन्ग टर्म डेट भी जोड़ दिया ना, तो वो हो गया पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो मैंने आपको स्पेसिफिकली अभी जो नोट बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शेयर कैपिटल आर नॉट द सेम, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, टोटल पैसा जो बिजनेस में लगा है वो, और शेयर कैपिटल मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर है सर? और शेयर कैपिटल मतलब क्या, ओनली इक्विटी शेयर। क्लियर है सर? ये हुआ इन दोनों का डिफरेंस, समझ रहा है सर? बहुत बेसिक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, बट ये चीजें ही कंफ्यूजन करती है। ये चीजें समझने के बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डर पूरे तरह से दिमाग से निकल जाएगा सर। इंटर में हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है सर, अभी पढ़ लो, अभी भी मौका है, सब कुछ पढ़ेंगे, 160 आवर्स में सब कुछ कवर करेंगे, जिसके बाद आपको ये सब्जेक्ट में डरने की कोई भी बात नहीं रहेगी। क्लियर है सर? सो चाहिए तो इसको एक बार आप देख के रिकॉल कर सकते हो क्विकली, अगर जिसको करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड और यहाँ पे इक्विटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्विटी मतलब सिर्फ शेयर होल्डर वालों का पैसा होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सबका पैसा होता है। यस सर, सबका पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड, और इक्विटी वालों का पैसा इक्विटी। सबका पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी वालों का पैसा इक्विटी। ये था कुछ बेसिक टर्म्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के।
इसके बाद आपने जो एक देखा रहेगा, कुछ चीजें कॉस्टिंग में भी देखी रहेगी, इनकम स्टेटमेंट, बट हम यहाँ पे एक सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। इनकम इनकम कहाँ से होगी? जब हमको पैसे आएंगे वहां से इनकम होगी ना। तो इनकम कब आएगी? जब हम कोई भी चीज बेचेंगे तब हमको इनकम आएगी। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होता है सेल्स या फिर रेवेन्यू से। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के रिलेटेड, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे होता है, ठीक है। कॉस्टिंग में थोड़ा अलग रहेगा, तो उसका आप उधर देख लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है सर। सबसे पहले हम करते हैं सेल्स, ठीक है। सबसे पहले जब हमें पैसा आएगा, इमेजिन करो यार, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के लिए इनकम तो आनी चाहिए ना। मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है जहां पे मैं क्या बेचता हूँ, जहां पे मैं कुछ तो भी मैंगो का सीजन चल रहा है ना, ठीक है, मैंगो बेचता हूँ, ठीक है, अभी खत्म होने आया है, जून आ गया वैसे भी, ठीक है, मैं मैंगो बेचता हूँ। तो मैंगो के लिए मुझे पैसे कहां से आएंगे? जब मैं मैंगोज बेचूंगा तब मुझे पैसे आ जाएंगे ना। तो सेल ऑफ मैंगो ये मेरा हो गया रेवेन्यू, वहां से मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इनकम जहां से मेरी आ जाएगी, जब मेरी इनकम जहां से मेरी इनकम आ जाएगी वहां से इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? सो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले मैं सेल करूंगा, ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑब्वियसली अब मैंने बेचा 10,000 का माल, तो 10,000 के 10,000 का मेरा प्रॉफिट है क्या? नहीं। 10,000 में से अरे भाई मुझे वो बनाने में सब कुछ करने में ही मेरा खर्चा लग गया था 5,000 रुपए, तो उतना 5,000 रुपए मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे बेचा कितने का माल और उसमें से मुझे कितना मिला, ठीक है। मैंने 10,000 मुझे मिले 5,000 का माल बेच के, मैंने 5,000 का माल बेचा, उसके बदले मुझे 10,000 रुपए मिले, ठीक है। सो सेल्स कितना हुआ? 10,000, उसमें से मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 5,000, ठीक है सर, ठीक है। सो इसमें से मुझे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है सर? ये तो हम फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को याद रखना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलो या ग्रॉस मार्जिन बोलो या ग्रॉस इनकम बोलो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, ग्रॉस इनकम बोलो या ग्रॉस मार्जिन बोलो, सबका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल नाम्स देने के रीजन यही है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी भी ऐसा ना लगे कि सर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे ना, इस नोट्स को जितना फ्रेंडली बनाओगे ना, तो आपको उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं मल्टीपल रिविजन करते जा रहा हूँ, मल्टीपल आपको क्यूमुलेटिवली बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, अभी के लिए आपको लगेगा ठीक है सर ये बोरिंग है, थोड़ा ये है वो है, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर एक आधा कोई रहेगा ना, वो एक आधा इंसान, एक आधी वो मस्ती रहती है ना आंख में, उसको अगर लगता रहेगा ना, तो जब हम चीजें बार बार याद करते हैं, बहुत बार सुनते ना, मल्टीपल टाइम हम जो भी चीज सुनते जाते हैं ना, वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। क्लियर है सर? सो प्रॉफिट हो, इनकम हो या मार्जिन हो, ग्रॉस वर्ड लगते ही वो गेम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मुझे इनकम हुई, क्या हुई? मुझे सबसे पहले इनकम आई, मेरे पास पैसा आया। वो पैसा आने के लिए मेरे पास खुद से कुछ पैसा जाना पड़ा था, मेरा वो जो खर्चा था वो पैसा के लिए, इसलिए वो खर्चा मैंने माइनस किया। सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सेल्स करने के लिए मुझे कितना खर्चा पड़ा वो, ठीक है। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी मेरे लगते रहेंगे, ठीक है, वो मैं माइनस कर दूंगा। सो मैंने इस यहाँ तक क्या किया, मैंने यहाँ तक का टोटल जो खर्चा था मेरा वो लगने वाला, उसके रिलेटेड मैंने माइनस किया। तो मुझे क्या मिला? सबसे पहले मिला ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसको ईबीआईटी बोलो या पीबीआईटी बोलो, नाम सेम है। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड टैक्स। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इनकम, ए सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मतलब क्या? यहां तक का मेरा प्रॉफिट है जहां से मैंने अभी तक सिर्फ मेरा जो ऑपरेशन वाला खर्चा था, जो मेरा ऑपरेशन, जो मुझे बिजनेस करने के लिए जो खर्चा था, वो मैंने यहाँ पे माइनस किया। इसीलिए इसको नाम भी दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग इनकम। मतलब जो मेरा मेन बिजनेस था, मैं जो मेरा था कि मैं क्या बेचने वाला था, मैं मैंगोज बेचने वाला था, तो मैंगोज के रिलेटेड मैंने सब कुछ कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरे पास इतना पैसा जो है वो बच गया, ठीक है। सो ये हुआ मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ तक मेरा जो था वो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट था। तो मुझे क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। मतलब ये धंधे से मुझे प्रॉफिट कितना वो मिला, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है सर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला पार्ट होता है ईबीआईटी या बीबीआईटी, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट, ये होता है मेरा ऑपरेटिंग सेक्शन। क्लियर है सर? सो ऑब्वियसली अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा एक क्वेश्चन है, ईबीआईटी, ठीक है,
क्या लगता है आपको ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से कौन सा चीज जो है वो सबसे पहले माइनस होगा? क्या सबसे पहले हम टैक्स पे करेंगे या सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे? यस सर, सबसे पहले हम ना इंटरेस्ट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम में क्या लिखा है, ईबीआईटी, पहला क्या आता है, आय आता है, पहले तो आय, इंटरेस्ट पहला आया तो हम इंटरेस्ट सबसे पहले पे करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा लॉजिक अगर किसी को लगाना रहेगा तो लगाओ, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, मुझे एक बात बोलो कि हमें जो टैक्स पे करना रहता है वो हम टैक्स कब पे करते हैं, सारे खर्चे पे करने के बाद टैक्स करते हैं, ठीक है? टैक्स हम पे करते हैं सारा का सारा खर्चा पे करने के बाद। तो क्या हम इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को हम टैक्स में से माइनस करेंगे ना, ऑब्वियसली। सो हम जब हम इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, वो हमारा बचेगा प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट, उसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ऑब्वियसली हम टैक्स कम से कम अमाउंट पे करेंगे। हम टैक्स भरने के पहले बोलेंगे भाई मेरा जितना खर्चा है ना सब डाल दे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना नकली खर्चा रहेगा वो भी डाल दे, मेरे को टैक्स नहीं भरना है, ठीक है? इसलिए जो भी खर्चा रहेगा एक्चुअल में हमको उसको माइनस करना है। इसलिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ऑब्वियसली यहां से आय वाला पार्ट चला गया, तो आय वाला पार्ट चला जाने का ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, जिसपे हम टैक्स जो है वो पे करते हैं, जिसपे हमें टैक्स लगेगा वो हम पे करते हैं। क्लियर है सर? सो सबसे पहले रिकॉल करो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमको सेल्स होता है, सेल्स करने के लिए हमको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा हम उसको माइनस करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम या फिर ग्रॉस मार्जिन, कुछ भी बोलो। उसमें से ये ऑपरेट करने का जो पैसा था हमने वो माइनस कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लिए। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है? जिसको ईबीआईटी या पीबीआईटी भी बोला जाता है, ठीक है? ईबीआईटी, पीबीआईटी, आय है यहाँ पे, आय फॉर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे हमें मिलता है टैक्स शील्ड। ये वर्ड अपने तो इंटर में पढ़ा रहेगा, टैक्स शील्ड जो वर्ड है आपको पता रहेगा। आपको थोड़ा बहुत है ना हल्लू हल्लू सब चीजें रिकॉल होना चालू हो गई रहेगी, ठीक है सर? सो यहाँ से टैक्स शील्ड, हमको जो टैक्स का पैसा जो है हमने माइनस किया, तो हमें क्या मिला, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। सो ऑब्वियसली बिफोर टैक्स है तो उसको आफ्टर टैक्स पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। सो हमने से यहाँ पे से टैक्स पे कर दिया, तो हमको मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन। मतलब पूरे पूरे बिजनेस में अब ये मेरा पैसा बच गया। ये पैसा किसका बचा, ये पैसा ओनर्स का बचा। अगर ओनर्स में कोई प्रेफरेंस ओनर रहेगा ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई रहेगा वहां पे तो हम उसको प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे, अगर दिया रहेगा तो, ठीक है? एंड उसमें से बात प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो बचा वो बचा एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। ये तो आपको पता ही है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है, और जो एंड में रेसिडुअल इनकम जो बचती है उसे बोलते हैं इक्विटी होल्डर्स का प्रॉफिट, ठीक है सर? सो ये हुआ एक्चुअल में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको बोलते हैं EAT ESH, ठीक है? ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? अब क्या हो सकता है ना कि मुझे एक बात बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस ये डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा क्या? हाँ बन सकता है, अगर डिविडेंड नहीं भी किया तो। अगर इनमें से कुछ पैसा डिविडेंड पे कर दिया, सो माइनस डिविडेंड, सो ये बन गया अपना रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो री इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, जो जाता है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्लियर है सर? ये था अपना इनकम स्टेटमेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं। इसके बाद इसके से अलग से बहुत सारे कैलकुलेशन जो है वो करने पड़ते हैं। प्लीज इसको अच्छे से समझो, हर एक चीज मैंने बताई है। सबसे पहले इमेजिन करो, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बिजनेस चालू किया था, आप काम करते, दूसरा कोई तो एग्जांपल लेते हैं। मेरा बिजनेस था ये हेडफोन्स बनाने का, ठीक है? ये हेडफोन्स बनाने का मेरा बिजनेस था, मैंने ये हेडफोन्स बना लिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये हेडफोन्स को बेच दिया मार्केट में। सो ये बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे आए, ये पैसे आए तो भाई ये हेडफोन्स बनाने का तो कुछ खर्चा आया ना, ये वाकड़ा तिकड़ा ऐसा हो रहा है, तो ये बनाने का कुछ खर्चा आया, तो ये खर्चा मैंने माइनस किया, ठीक है? ये वाकड़ा तिकड़ा सब जोड़ा, मेरे ऑपरेटिंग सैलरी बिलरी जो लग रहा था, रेंट वेंट लग रहा था, ये एसी वीसी चालू है वो लग रहा था, लाइट चालू है, उसका पैसा माइनस किया, तो मुझे क्या बचा, मुझे बचा उसके बाद मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑब्वियसली इसमें से हम पहले सबसे इंटरेस्ट पे करेंगे, ताकि हमें कम से कम टैक्स अमाउंट पे करना पड़े। इंटरेस्ट पे करने के बाद हमने टैक्स भी पे कर दिया,
तो ये क्या हुआ, टैक्स पे करने के बाद 100 बचा, वो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बचा। बट यार हमने क्या किया था, हमने ना कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर वालों से भी उठा लिया था, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को बोल दिया ये ले भाई तेरा कुछ डिविडेंड तू लेके खुश रहे। फिर जो रियल ओनर्स थे, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर मैं हूँ, मेरा प्रॉफिट बचा। अब मैंने डिसाइड किया मैं इसमें से 1000 रुपए जो है वो घर पे लेके जाऊंगा, 10,000 रुपए मैं बिजनेस में रखूंगा। तो 1000 रुपए क्या हुआ, मेरा डिविडेंड पेड हो गया, और 10,000 रुपए क्या हो गया, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस जो मेरा ऊपर बैलेंस शीट में चला जाएगा। यस सर, ये था अपना इनकम स्टेटमेंट सर। ठीक है, एक बार पानी पी लो, आप भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, बढ़ना रहेगा तो एक बार पढ़ लो। क्लियर है सर। अब इसी स्टेटमेंट के ऊपर ना कुछ रेशोज बने जाते हैं। ठीक है सर, जो रेशोज आपको क्वेश्चन में पूछते थे, इंटर में भी पूछा करते थे, बहुत सिंपल सिंपल है, हमको लिखना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं सर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर ईपीएस, ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, एक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर सिंपल है ना कि जितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचा उनका और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितना पैसा बचा उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो प्लीज यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पे लोग एक तो रिटर्न अर्निंग को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो नहीं, अर्निंग्स क्या है, उनकी अर्निंग्स है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नाम ही लिखा है अर्न्ड बाय ओनर्स। सो ईपीएस के लिए हम डिवाइड करेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ना कि रिटेन अर्निंग से। बहुत बार जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, बट एग्जाम में बहुत बड़ी कॉस्ट करती है। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है सर, बहुत इजी था। सेम डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली जितना डिविडेंड उनको टोटल पे किया, ये डिविडेंड उनको पे किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने 1000 रुपए का डिविडेंड पे किया, 10,000 रुपए का डिविडेंड पे किया, मेरे पास 100 इक्विटी शेयर्स थे, तो मेरा डिविडेंड क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर मेरा हो गया 100 रुपए, ये 10 रुपए। क्लियर है सर, यस। इतना सिंपल जो है ये कैलकुलेशन है। ठीक है, एक बार ऊपर का समझ गया तो नीचे के समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेशो है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है सर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनको एग्जाम क्लियर करते ना उनको भी ये अभी तक कंफ्यूजन रहता है, बट हमको ये कंफ्यूजन फर्स्ट डे से क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और दूसरा आता है ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, इन दोनों को ना लोग सेम कंसिडर करते हैं, बट गाइस ये सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है सर, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब क्या है, ये प्रॉफिट का रेशो है, और ऑपरेटिंग रेशो ना ये कॉस्ट के लिए होता है, कॉस्ट के लिए। तो ठीक है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग की प्रॉफिट क्या था, ईबीआईटी, आप ये था ना अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपके सेल्स के टाइम, सो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब मेरा ऑलमोस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने कितने का सेल किया, मैंने 100 रुपए का सेल किया और मेरा ईबीआईटी बचा 50 रुपीज, तो मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है मेरा 50% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। अगर मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन 50% है, मेरा प्रॉफिट 50% है, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, तो मेरा कॉस्ट भी हो जाएगा 50%। सो ऑब्वियसली तो ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग रेशियो। सो ये जो बैलेंस 50% है, ये मेरा ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे 50-50 दिख रहा है। ठीक है, क्यों, ये ऑब्वियस है, मैं कभी भी एग्जांपल घर से बना के नहीं आता, मैं ऑब्वियसली जो स्पॉन्टेनियस एग्जांपल रहते हैं, जो ऑन द स्पॉट एग्जांपल रिलेवेंट लगेंगे उतने एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बचा 60%, तो मेरा ये क्या हुआ, तो ये मेरा हुआ ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर मेरा 60% है, प्रॉफिट मेरा 60% है, तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे मैंने कितना लिखा 40%। ठीक है, अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 40% है, तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ, तो मेरा कॉस्ट हुआ 60%। क्लियर है सर, सो ये हुआ मेरा ऑपरेटिंग रेशो, मतलब क्या कि मुझे ऑपरेटिंग रेशो कितना खर्चा लग रहा है, सो ये हुआ 60%। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने तक जितना खर्चा जो था, खर्चा हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्लियर है सर, सो इसको कैलकुलेट ऑब्वियसली अब आपको समझ जाएगा
100 में से अगर मैंने ऑपरेटिंग रेशो, मेरा खर्चे का रेशो माइनस किया 60%, तो मुझे मिल जाएगा 40%। एंड यहाँ से मैंने मेरा प्रॉफिट कम किया 40%, तो मुझे मिल जाएगा 60%। क्लियर है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको कोई भी आप पूछे तो याद आ जाएगा। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब क्या? मेरा प्रॉफिट। एंड ऑपरेटिंग रेशो मतलब क्या? देखो ऑपरेट करने के लिए कितना लग रहा है, ऑपरेट करने का खर्चा, मेरा ऑपरेट करने का खर्चा। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा है ना, खर्चा पूछा है। ऑपरेटिंग रेशो मतलब मेरा खर्चा। ठीक है सर? सो मीनिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल्स लेफ्ट एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर? और यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है सर? ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट जितना ज्यादा रहेगा, हायर इज बेटर, एंड मेरा खर्चा जितना कम रहेगा उतना बेटर है, लोअर इज बेटर। ठीक है? ये फोकस किस पे करता है? ये फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, और दूसरा फोकस करता है कॉस्ट एफिशिएंसी पे। ऑब्वियसली ये मेरा कितना था? ये मेरा था 40%। ये मेरा कितना था? ये मेरा 60% था। तो ये 40 प्लस 60 कितना हुआ? मेरा 100% हो गया। ऑब्वियसली मेरा 100% होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू 100%। क्लियर है सर? बहुत सिंपल था, बट बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। हमको मिस्टेक नहीं करना है, हम यहाँ पे। यस सर। अगला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यार समझ गए ना? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर बहुत ही इजी इजी चीजें भी बताते हो सर, हमको इतना तो आता है सर, टेंशन मत लो। ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो, आप इसको कैलकुलेट करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो हमेशा हम कैलकुलेट एक्सक्यूज मी, एक सेकंड ना सर। क्या कब से मैं बड़बड़ करे जा रहा हूँ, आप प्रवचन की तरह सुन रहे हो। ठीक है? प्रवचन की तरह लेक्चर को नहीं सुनना है। आज अपन कैलकुलेशन थोड़े कम कर रहे हैं, कल से अपने डेली बेसिस पे कैलकुलेशन चालू हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है रिकॉल करने पे एंड ध्यान देने पे। ठीक है? आपको समझता ही रहेगा। आई एम 100% गारंटीड अबाउट इट। ठीक है? ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो मतलब क्या? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और ये मेरा कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का रेशो भी सेम ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशो की तरह हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो क्या करेंगे हम लोग? 100 में से मेरा प्रॉफिट निकालोगे तो मेरा कॉस्ट बचेगा, अगर 100 में से मेरा कॉस्ट माइनस करोगे तो मेरा प्रॉफिट बचेगा। सेम लॉजिक जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था, सेम लॉजिक नीचे है। एक जगह पे आप एक कंसेप्ट ठीक से पढ़ लो ना, तो आपको वापस से उसको पढ़ने की टेंशन नहीं रहती है, बहुत इजीली आप जो है वो पढ़ पाते हो। ठीक है? अगला कंसेप्ट आता है अपना पीई रेशो। पीई रेशो भाई इतना इंपॉर्टेंट रेशो है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके इंटर में यूज होता था, फाइनल पे हर चैप्टर में ये रेशो यूज होता है, पीई रेशो। इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये रेशो क्या डिटरमाइन करता है। पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग रेशो, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग रेशो। इतना सिंपल है, इसका नाम से ही समझता है कि पी रेशो मतलब क्या? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। फिर भी लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। ठीक है सर? इसलिए बेसिक से बहुत प्यारे सी चीज समझेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है? मैं इसको लिखता हूँ पी ई रेशो, मतलब क्या हुआ? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। ठीक है? बस इतना ही है। अब आगे बढ़ो, अब देखते हैं किसको कंफ्यूजन हो रहा है। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स इन टाइम्स। ठीक है? ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंटू 100 कर रहे हैं क्या? इंटू 100 नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इन टाइम्स रहेगा। ठीक है? हाउ मेनी टाइम्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इट ऑफ करंट अर्निंग। मतलब क्या? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? मार्केट प्राइस ऑफ करंट अर्निंग। मतलब अगर मैं मार्केट प्राइस को सीएमपी लिखूं चलेगा क्या? यस। एंड करंट अर्निंग को मैं ईपीएस लिखूं तो? ठीक है? अब मैंने कुछ अलग लिखा क्या? प्राइस को मैंने करंट मार्केट प्राइस लिखा और अर्निंग्स को मैंने अर्निंग पर शेयर लिखा। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात है नहीं। तो प्राइस करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, सीएमपी डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल टू पीई रेशियो। ठीक है? अर्निंग्स के कितने टाइम्स प्राइस चल रही है, अर्निंग्स के कितने टाइम्स प्राइस चल रही है, मतलब कि ऑब्वियसली, मतलब मेरा अगर अर्निंग्स है, मेरा अर्निंग्स कितना है? 10 रुपए, और मेरा प्राइस चल रहा है 100 रुपए। सो मेरा अर्निंग्स के कितने टाइम प्राइस चल रही है? ये 10 गया, ये 0 गया, मेरा 10 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि मुझे ये 1 रुपया कमाने के लिए 10 गुना पैसा पे करना पड़ रहा है। 1 रुपया पे करने के लिए 10 गुना पैसा पे करना पड़ता है। ये बताता है पी रेशो। ठीक है? मुझे एक बात बोलो, ये यूज कहां हो जाएगा? एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक है टाटा। ठीक है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पी चल रहा है 10 रुपए, टाटा का पी चल रहा है 100 रुपए। तो कौन सी कंपनी अच्छी? सर 100 रुपए वाली कंपनी अच्छी है, 100 रुपए मिल रहा है। 100 रुपए भाई, वो 100 रुपए नहीं है, 100 गुना है, 100 गुना। मतलब क्या कि आपको ये 10 रुपए कैसे आया? कि जैसे कि ऊपर से 100 डिवाइड,
100 / 10 ये क्या था? ये था अपनी करंट मार्केट प्राइस, मतलब आपने 100 रुपए जब पे किए तब आपको 10 रुपए की अर्निंग हुई, मतलब आपने जब 10 गुना आपकी अर्निंग है। और इसका मतलब क्या, जब आप 100 रुपए दे रहे हो तो आपकी 1 रुपए की अर्निंग है। मतलब क्या, ये लोअर इज बेटर, मतलब ये दिखाता है कि तुमने 1 रुपया कमाने के लिए कितना ज्यादा पैसा पे किया, कितना ज्यादा टाइम्स पैसा जो है वो पे किया। तो ऑब्वियसली लोअर इज बेटर, ये जो PE 10 का है ना वो ज्यादा अच्छा है। तो ये क्या दिखा रहा है, अर्निंग्स के कितने टाइम्स प्राइस चल रही है, तो कितने टाइम 100 गुना प्राइस चल रही है, अरे अच्छी बात नहीं है। 10 गुना प्राइस चल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। सो क्या हुआ, पी रेशो क्या है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, आंसर इन टाइम्स, डू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। हर एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि आपकी कभी भी गलती ना हो, ठीक है। मार्केट प्राइस चल रही है 200 रुपए, ईपीएस चल रहा है, अर्निंग पर शेयर चल रहा है 10 रुपए, तो अपना पी क्या हुआ, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मतलब 20 टाइम्स। इसका मतलब क्या, इन्वेस्टर आर पेइंग ₹20 फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 रुपी ऑफ अर्निंग, ठीक है। 20 टाइम प्राइस पे करना होगा, क्लियर है सर। एंड ऑब्वियसली अब थोड़ा सा आपको जिसको मैथ्स में डर लगता रहेगा, यहाँ पे एमपीएस है, तो अगर मैं पी रेशो को, ईपीएस को अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ईपीएस इंटू पी रेशो, यहाँ डिवाइड को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊं तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ईपीएस इंटू पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस। ऐसा भी कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो भी मैंने नीचे मेंशन करके रखा है, एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशो, क्लियर है सर। यस, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले ईपीएस देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डीपीएस देखा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डीपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो में डिफरेंस क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताता है, ऑपरेटिंग रेशो हमको कॉस्ट परसेंटेज बताता है। अगर ये 40 रहेगा तो दूसरा 60 रहेगा, ये 50 रहेगा तो दूसरा 50 रहेगा, एक 50 है दूसरा 30 है, मतलब हमने कैलकुलेशन में कोई तो मिस्टेक की है, क्लियर है सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमको प्रॉफिट दिखाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कॉस्ट दिखाता है। इन दोनों का टोटल भी 100 होना चाहिए। अगर एक की अमाउंट दी है दूसरे की नहीं दी है तो हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमको दूसरे की अमाउंट जो है वो मिल जाएगी, क्लियर है सर। पी रेशो क्या है, पी रेशो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, मुझे प्राइस कितने टाइम्स पे करनी पड़ रही है अर्निंग्स के लिए, ठीक है सर। सो प्राइस ऊपर आएगा, अर्निंग्स नीचे आएगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा मतलब मुझे ज्यादा पे करना पड़ता है, तो पी रेशो क्या है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, और मुझे एमपीएस कैलकुलेट करना रहेगा तो मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ईपीएस इंटू पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस, क्लियर है सर। यस सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, एक बार इसको देख लो, यहाँ पे मजा आता है, ठीक है सर। आप बोलोगे सर दोनों का फॉर्मूला सेम आता है बट दोनों का लॉजिक सेम नहीं आता, ये हमको समझना नहीं है, इंटर में भी बहुत कंफ्यूजन हो गया था, और ये स्पेसिफिकली मुझे इंटर के जन ने डाउट पूछा था, इसलिए मैंने अभी इसको मेंशन किया है इसमें भी, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या, के, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, RE, ठीक है। के हम कॉस्ट के लिए डिनोट करते हैं, के इज फॉर कॉस्ट, एंड रिटर्न के लिए हम आर डिनोट करते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न के लिए हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं, यस सर। ध्यान से सुनिएगा, दोनों सेम चीज है, बस पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। अगर कोई यहां से दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई यहां से दिखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको दिखेगा यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। कोई यहां से दिखेगा, उल्टे साइड से देखता रहेगा, इस साइड से देखता रहेगा तो उसको कैमरा दिखेगा, इसको स्क्रीन दिखेगा। क्या दोनों चीज अलग है क्या, नहीं, बस देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, सेम चीज है यहाँ पे। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर यूजिंग इक्विटी फंड्स, मतलब इक्विटी वालों का पैसा यूज करने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ रहा है कंपनी वालों को। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो भी पैसा आता है वो फ्री में नहीं आता, हर एक का कॉस्ट होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज करने के लिए हमको कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, हम ये इधर से देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि इन्वेस्टर को कम से कम पैसा कितना चाहिए, मैं एज ए इन्वेस्टर हूं, मैंने अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स मैंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए तो मैं कितना पैसा दूंगा। मतलब क्या हो रहा है, कंपनी इन्वेस्टर को ही
पैसा दे रही है। तो ये हुआ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और ये हुआ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दोनों चीज सेम है। यहाँ पे कंपनी 100 रुपए दे रही है तो ये कंपनी का कॉस्ट हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टर को 100 रुपए मिल रहे तो ये कंपनी इन्वेस्टर का रिटर्न हुआ। कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न हुआ, कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न हुआ। तो जैसे कि सपोज अ शेयर होल्डर require 15% return, so ये क्या हुआ, investor says my required rate of return is 15%, company says my cost is 15%, इसलिए in an effective market KE is equal to RE, that is same 15% different point of view, so KE and RE same होता है। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, फॉर्मूला क्या है वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, हमको सिर्फ पर्सपेक्टिव देखना था, वो हमारा अभी क्लियर हो गया। यस सर। सो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ऑब्वियसली हमको कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कितना पैसा लगा के, कितना पैसा लगाया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर वो फिक्टिशियस एसेट रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। मेजॉरिटी टाइम हमको कोई देखने को नहीं मिलता है, बट इसलिए हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू या नेटवर्थ बोल सकते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल है, अर्निंग अवेलेबल टू, हमारी जो टोटल अर्निंग्स है वो डिवाइडेड बाय हमने कितना पैसा लगाया इनटू 100, ये हो गया हमारा इक्विटी वालों के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों को कितना मिला, इक्विटी वालों को क्या मिला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी वालों का मिला। और इक्विटी का टोटल पैसा कितना लगा था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इफ एनी, ठीक है। सो आरओई मतलब क्या, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बुक वैल्यू पर शेयर इनटू 100, ये हमारा टोटल हुआ, ये हुआ पर शेयर बेसिस। क्लियर है सर। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा पूरा का पूरा कैपिटल। सो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा पूरे के पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर। सो इसीलिए हमने जो एक्सप्लेन किया था आपको ऊपर की डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों में, इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसकी वजह से हमको ये फॉर्मूला भी इजीली समझ आ गया। क्लियर है सर। यस सर। अगला आता है डिविडेंड, ठीक है, कि डिविडेंड मतलब क्या और डिविडेंड कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। क्लियर है सर। सो एक सेकंड, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक और चीज आती है डिविडेंड। इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है, जो डेट वाले लोग रहते हैं, लोन वाले लोग रहते हैं, बॉन्ड्स डिवेंचर्स बैंक से कोई लोन रहेगा तो। डिविडेंड किसको पे किया जाता है, डिविडेंड ओनर्स को पे किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एक बात हमें याद रखनी है, हमको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डिविडेंड इज 10%। सो 10% में यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना लोग, 10% ऑफ अर्निंग्स करते हैं। 10% यहाँ पे अगर बोला है कि हमको ये डिविडेंड देना है तो 10% डिविडेंड देना है, तो आप इसको इंटू 10% करोगे तो आपका आंसर जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो ये गलती हमको नहीं करना है लाला, मत कर लाला, ये गलती मत कर। ये गलती बचाने के लिए हमको याद रखना रहेगा कि डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू रहता है ना शेयर्स का, भाई 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए उसकी करंट मार्केट प्राइस है, तो इंटू 10% कर दे। नहीं लाला, शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू क्या है शेयर की, फेस वैल्यू देखनी है हमको, हमको शेयर की फेस वैल्यू देखनी है, ना कि करंट मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस अलग होता है। फेस वैल्यू मतलब जिस वैल्यू का शेयर कोटेड है वो। आपने देखा रहेगा कि आपने ये जो इश्यूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल के टाइम देखा रहेगा, जो फेस वैल्यू होता है ना उस पे हमको डिविडेंड के परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर बोला रहेगा 10% डिविडेंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फेस वैल्यू है 250, डिविडेंड का रेट दिया है, डिविडेंड रेट दिया है 28, 10%, मतलब क्या हुआ, डिविडेंड कितना हुआ 25%, 250 इंटू 10%, कैलकुलेटर पे करोगे तो भी आंसर ये आएगा, जो विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं उसका भी आंसर सेम आ रहा है 25 सर। यस सर। सो ये होता है डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग्स। अर्निंग्स पे जो पे होता है वो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। जब भी डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंशन रहेगा ना तो हमको करना है वो अर्निंग्स के ऊपर। क्लियर है सर। अगर सिर्फ डिविडेंड पे हुआ है ना, डिविडेंड होता है डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। और डिविडेंड पे आउट बोला ना, तो पे आउट किसका होता है, पे आउट होता है अर्निंग्स का, अर्निंग्स का पे आउट होता है। तो अर्निंग्स से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। अब वो करो जो हमने ऊपर क्या लिखा था ना कि एक से यार इसको चार्जिंग के लिए बंद हो जाएगा।
यस सर, हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अब अर्निंग्स पे यहाँ पे जो हमने किया था ना, ये 10% इंटू 10% अगर पे आउट रेशो रहेगा तो ये वाली बात आपकी पूरी की पूरी सही है, तो आप ये कर दो। यस सर, तो सबसे पहले क्या देखा, अगर डिविडेंड दिया रहेगा तो वो सिर्फ फेस वैल्यू पे होगा, अगर डिविडेंड पे आउट रहेगा तो वो अर्निंग्स पे हो जाएगा, कितना पे आउट करना है। क्लियर है सर? बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। सो परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर। पे आउट मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ अर्निंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नाम से समझा, पे आउट, आउट कितना गया, पेमेंट तुम्हारा कितना आउट गया, तो ऑब्वियसली अर्निंग में से पे आउट हो जाएगा। क्लियर है सर? सो अगर किसी को कुछ रेशियोज कैलकुलेट करना है, जैसे कि बोला डीपी रेशो, डीपी क्या है, नाम से ही समझ रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशो। सो डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर इनटू 100, और डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इनटू 100, और 100 माइनस रिटेंशन रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब क्या है कि हमने टोटल अर्निंग में से कितना पैसा एज अ डिविडेंड पे किया। टोटल अर्निंग में से हमने कितना पैसा एज अ डिविडेंड पे किया, तो टोटल अर्निंग में से मैंने इतना पैसा जो है एज अ डिविडेंड पे किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मेरी टोटल अर्निंग थी 100 रुपए, उसमें से मैंने 1 रुपया डिविडेंड पे किया, तो मेरा कितना हुआ, इंटू 100 अगर करोगे तो मुझे 1% जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? सो 100 में से मैंने 1 रुपया पे किया। ठीक है सर? ऑब्वियसली टोटल था, डीपीएस था, जो भी आप कैलकुलेट करो, टोटल में ये आंसर दोनों का सेम ही रहेगा परसेंटेज में। यहाँ पे सिर्फ डीपीएस और ईपीएस में फर्क है। यहाँ पे मैंने टोटल बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, पर हेड बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो भी आएगा। तो मैंने रिटेन रेशियो, तो मेरा एक्चुअल में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हुआ, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, 100 - 1 रिटेंशन रेशियो। अगर मैंने 100 रुपए में से 1 रुपया पे किया, मतलब मेरे पास 99 रुपीज बचा। ठीक है? सो 100 - 99%, 1% अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा। सो रिटेंशन रेशो मतलब क्या, जितना अमाउंट मैंने डिविडेंड के थ्रू पे नहीं किया, वो जितना मैंने बचा के रखा, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशो। यस सर। अब एक चीज आती है यील्ड करके। यील्ड ये वर्ड जो है ना, आपको पूरे सिलेबस में 10,000 बार देखने को मिलेगा। ये सर गिन के रखना, ये था अपना फर्स्ट टाइम यील्ड देखने का टाइम। आगे से 10,000 बार आपको देखने को मिलेगा यील्ड, 10,000 बार गिनना है, हर बार गिनना है आपको। सो डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है? डिफरेंस देखो यार, नाम से ही समझ रहा है, सबसे पहले आता है डिविडेंड। ठीक है? जब कंपनी बोलती है हमने डिविडेंड पे किया है 10%, इसका मतलब क्या, जो उनका फेस वैल्यू, देखो जो शेयर का रजिस्टर होता है ना, उसमें फेस वैल्यू लिखी रहती है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखी रहती। मार्केट वैल्यू रोज चेंज होती है। तो शेयर का वैल्यू है, शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए। उन्होंने बोला हम 10 रुपए पे करेंगे, तो वो मार्केट पे नहीं पे करते, वो पे करते हैं अपने फेस वैल्यू के ऊपर। सो ये पेमेंट होता है फेस वैल्यू के ऊपर। हम लोग यील्ड है ना कैलकुलेट करते हैं देखने के लिए कि हमको कितना मिला। तो फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे इन लोगों ने कितना दिया है डिविडेंड, 25 रुपए दिया है। ठीक है? और अगर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2,000 रुपए, तो हम इस 25 रुपए को यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 100 करके देखेंगे कि मैंने 2,000, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पे मैंने कितना कमाया। तो मैंने अभी अगर शेयर मैंने खरीदा 2,000 रुपए का, मैंने करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर खरीदूंगा, ऑब्वियसली फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं खरीदूंगा। तो मुझे 2,000 रुपए का पैसा, 2,000 रुपए मैंने दिए, उस पर मुझे 25 रुपए का डिविडेंड मिला। तो 25 कब मिला, जब मैंने 2,000 लगाए इंटू 100। मतलब मेरा रिटर्न कितना हुआ, 1.25% का मेरा रिटर्न हुआ, मेरा यील्ड हुआ, मेरा अर्निंग हुआ 1.5% का। सो डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर कितना पे हुआ है, ये डिविडेंड पर शेयर इतना पे हुआ है। अभी एक शेयर की वैल्यू को चल रही है 2,000 रुपए। सो मेरा डिविडेंड से रिटर्न मिला 1.5% का। क्लियर है सर? सो ये रिटर्न और इसमें डिफरेंस होता है। यस सर। बहुत इजी है सर, कुछ अलग से नहीं पढ़ा है हमने, बहुत सिंपल पढ़ा है सर। सो यील्ड क्या होता है? यील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन करंट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमको देखना है एक्चुअल रिटर्न जो हमने अर्न किया वो। सो डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100। यस सर। और रिटेंशन रेशो क्या है? रिटेंशन रेशो वापस यही सेम चीज, रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर इनटू 100, और 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। क्लियर है सर? सो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले याद करो, याद करो, याद करो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डिविडेंड। डिविडेंड किस पे होता है? डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है। तो 100 रुपए मेरा फेस वैल्यू है, 10% डिविडेंड पे हुआ, तो 10 रुपए
रुपए का मैंने डिविडेंड पे कर दिया, करो साइड में। डिविडेंड पे आउट रेशो, पे आउट किस में से, अर्निंग में से होता है। मैंने 1000 रुपए की अर्निंग की है, 1000 रुपए की मैंने अर्निंग की है, और मैंने अभी डिविडेंड कितना दिया था एग्जाम्पल पे, मैंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब क्या हुआ, मैंने 1000 रुपए में से 10 रुपए एज अ डिविडेंड पे कर दिए, तो मेरे पास 990 रुपए जो है मेरे पास एज अ प्रॉफिट बचे। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया मेरा रिटेंशन रेशो। और डिविडेंड यील्ड, यील्ड किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मुझे ये शेयर खरीदना रहेगा तो मुझे ये शेयर 2000 रुपए का खरीदना पड़ेगा, बट इसके बदले मुझे डिविडेंड कितना मिल रहा है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का। तो मैं देखूंगा कि यील्ड मतलब क्या, मुझे रिटर्न, एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलने वाला है, जितना अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पे मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। तो इसी के लिए हम यील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ये सब चीज हम एग्जांपल के साथ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिए, क्वेश्चन में हर एक चीज जगह पे यूज होने वाला है, मल्टीपल टाइम इसकी रिवीजन होने वाली है क्लास के अंदर, क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। यस सर। अब एक और टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आरओई एंड पी रेशो। ठीक है, हमने दोनों चीजें ऊपर पढ़ी थी, अब हमको कंपैरिजन करना है। ठीक है, बहुत बार अपना इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, इंस्टीट्यूट समटाइम कैलकुलेट्स आरओई यूजिंग अर्निंग यील्ड फॉर्मूला। अर्निंग यील्ड मतलब क्या, नाम से ही देखो अर्निंग यील्ड मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली अर्निंग यील्ड। यील्ड किस पे कैलकुलेट होता है, यील्ड, जब भी यील्ड आता है ना वर्ड, आपको याद रखना है, यील्ड इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस नहीं है, यील्ड और करंट मार्केट प्राइस का मीनिंग सेम नहीं है। यील्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, इतना ही, ऐसा लिखो भाई, गलत लिख दोगे मेरे को गाली दोगे। ठीक है, सो यील्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो ऑब्वियसली अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्निंग यील्ड, तो अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। और अपना पी रेशो का फॉर्मूला क्या था, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सो ये कभी कभी ना आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे भी निकालते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाला, इतना मैंने पैसा कमाया इतने अमाउंट पे, तो ये मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। सो और पी रेशो का फॉर्मूला क्या था, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पी रेशो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आरओई। बहुत बार ये क्वेश्चंस में यूज होता है ये टर्म। So P ratio is equal to 1 divided by ROE. P ratio is equal to 1 divided by ROE. P ratio is equal to 1 divided by ROE. इसका रिलेशन क्या था, रिलेशन लॉजिक सेम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ROE किस पे कैलकुलेट किया है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया है, इतना मुझे मिला डिवाइड बाय एमपीएस। पी रेशो क्या है, हमने ऊपर ही देखा था, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पी रेशो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आरओई। पी रेशो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आरओई। यस सर। तो मीनिंग क्या है, अर्निंग अर्न ऑन मार्केट प्राइस इन्वेस्टेड, अर्निंग यील्ड, अर्निंग अर्न ऑन मार्केट प्राइस। पी रेशो क्या है, एमपी मार्केट प्राइस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अर्निंग, जो है हमने ऊपर पढ़ लिया था। क्लियर है सर। अगर किसी को यहाँ तक रिवाइज करना है, मैंने ऊपर तक ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ सब, किसी को अगर ये वाला पार्ट रिवाइज करना है तो वो एक बार देख लेंगे। ठीक है सर, एमपीएस और ईपीएस वाला पार्ट। ठीक है सर, बड़े आगे सर। एक आप है ना ट्रिक रखना, ठीक है, जब भी हमको कोई रेशो निकालना रहेगा, कोई भी रेशो निकालना है, हमको निकालना है एक्स इज टू वाई का रेशो, तो इसका मतलब क्या, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, सिमिलरली हमको जब भी निकालना रहता है ना एक्स टू वाई रेशो, मतलब कोई भी चीज के बीच में टू दिखा ना, टू टू मतलब एनी टू एनी रेशो, मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल से असेट टू सेल्स रेशो, क्या पूछा है, असेट टू सेल्स रेशो, दिमाग नहीं लगाने का, असेट ऊपर सेल्स नीचे। ठीक है सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऐसा ही नाम ही है उसका, फॉर्मूला का लॉजिक ही ऐसा निकालते हैं। ठीक है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो क्या आ जाएगा, डेट ऊपर आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, इक्विटी प्लस डेट इनटू 100। ठीक है सर, सिंपल है। सो व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स टू वाई रेशो, तो एक्स वाला जो पार्ट है वो ऊपर आएगा, वाई वाला पार्ट नीचे जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर रहेगा, और सेकंड पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, नीचे। तो न्यूमरेटर किसी को समझता नहीं रहेगा, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। क्लियर है सर। यहाँ पे एक और चीज आता है, तो यहाँ पे एक और बात रखो, डेट रेशो अगर बोलोगे तो डेट रेशो का मीनिंग, और डेट रेशो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का मीनिंग सेम होता है, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो। क्लियर है सर।
डेट रेशो मतलब क्या, तो टोटल कैपिटल में आपका कितना परसेंट डेट है, ठीक है। अब आता है एनी टर्नओवर रेशो, जब भी हमको कोई भी टर्नओवर रेशो निकालना है, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला, असेट टू सेल्स रेशो, तो हमने दिमाग नहीं लगाया, असेट ऊपर सेल्स नीचे। जैसे कि सिमिलरली जब टर्नओवर रेशो निकालते हैं ना, टर्नओवर के साथ हमको कंपेयर करना रहेगा, तो कोई भी टर्नओवर रेशो में हम टर्नओवर को ऊपर लेते हैं, इसको याद रखते हो। तो टर्न हमेशा ऊपर से लेने का, टर्न हमेशा ऊपर से लेना है। टर्नओवर रेशो, टर्नओवर जो टर्नओवर रहता है वो ऊपर आता है, तो असेट टर्नओवर रेशो मतलब टर्नओवर मतलब क्या, सेल्स हमेशा ऊपर आएगा कोई भी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अब मेरे को एक बात बोलो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कोई तो व्हाट वी से करंट असेट टर्नओवर रेशो, तो ऑब्वियसली सेल्स ऊपर रहेगा, करंट असेट नीचे आएगा। लाइबिलिटी टर्नओवर रेशो, तो सेल्स ऊपर रहेगा, लाइबिलिटी नीचे आएगा। सो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। असेट टर्नओवर रेशो में हम असेट को ऊपर रखते हैं, ठीक है। टर्नओवर को ऊपर रखते हैं, ठीक है। टर्नओवर रेशो हम टर्नओवर को ऊपर रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि टर्नओवर निकालने का लॉजिक ऐसा है कि सेल्स ऑलवेज न्यूमरेटर, इट डिनोट्स हाउ मेनी टाइम्स सेल्स कंपेयर टू डिनोमिनेटर। मुझको देखना है कि मेरा सेल्स एक पर्टिकुलर चीज के कितने टाइम से, मेरा सेल्स असेट्स के कितने टाइम से, मेरा सेल्स लाइबिलिटी के कितने टाइम से, मेरा सेल्स क्रेडिटर्स के कितने टाइम से, वो अगर मुझे देखना है तो मैं कैलकुलेट करता हूं टर्नओवर रेशो, ठीक है सर। मेरे को समझा कि यहाँ पे कि मेरे पास जो सेल्स मेरा हो रहा है, वो मेरा सेल्स 10 रुपए का हो रहा है, तो और मेरे पास असेट जो है वो 1 रुपए के है, मतलब मेरे असेट सेल्स के 10 गुना है, मेरा सेल्स जो है वो असेट के 10 गुना है। और अगर मुझे समझा कि मेरे पास सेल्स 10 रुपए का हो रहा है बट मेरे पास असेट 100 रुपए के, मतलब मेरा सिर्फ वन टाइम जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है। वन टाइम जो है वो सेल हो रहा है असेट्स के, तो अच्छी बात कौन सी है, मेरा टर्नओवर जितना ज्यादा रहेगा वो मेरी बात अच्छी रहती है, ठीक है सर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अब यहाँ पे ना सेम चीज करनी है हमको, सेल्स पे ही कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे हम कैसे करते हैं, इन्वेंट्री के केस में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय स्टॉक इनटू 100 करते हैं। इन्वेंट्री हमेशा वैल्यूड एट कॉस्ट रहता है, ठीक है। सो वैल्यूड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मतलब मेरा स्टॉक, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मेरा स्टॉक है। टर्नओवर यहाँ पे, हम यहाँ पे टर्नओवर, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेते हैं ना कि सेल्स। यहाँ पे सेल्स ही लिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया है, टोटल सेल्स नहीं लिया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया है। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री इज वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट, मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। आपको अगर कोई लॉजिक कोई क्लियर नहीं रहेगा किसी के, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, कोई भी टीओ टू वाला रेशो दिखे तो फर्स्ट वाला पार्ट असेट टू सेल्स रेशो, तो असेट ऊपर सेल्स नीचे। और टर्नओवर रेशो, क्यों, हमको टर्नओवर देखना है कितने टाइम से, तो टर्नओवर ऊपर आएगा, ठीक है। टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट इनटू 100, क्लियर है सर। और यहाँ पे सेम चीज, एक और चीज देखने को मिलती है, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है सर। यहाँ पे डेटर्स मतलब क्या, डेटर्स जैसे कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे होता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। डेटर कब बनते हैं, डेटर बनते हैं क्रेडिट सेल्स के ऊपर, इसलिए क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर इनटू 100 जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है टर्नओवर रेशो, क्लियर है सर। इसलिए टर्नओवर रेशो का लॉजिक क्या है, हमको देखना है कि हमारा सेल्स कितने टाइम हो रहा है, बट ये भी देखो ना कि वो सेल्स उससे रिलेवेंट है क्या, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे दो ही स्पेशल केस आते हैं, एक तो इन्वेंट्री आता है, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, इसलिए इन्वेंट्री के केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया जाता है। और डेटर्स क्या होता है, डेटर्स तभी होते हैं जब हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं, इसलिए क्रेडिट सेल्स के ऊपर हम डेटर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है सर। सो ये था अपना बेसिक्स का पार्ट नंबर 1। कल हमें ना यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो करेंगे, क्लियर है सर। आज का लेक्चर एंड करने वाले क्या, नहीं, आज का लेक्चर एंड करने के पहले हम करेंगे एक बार प्रॉपर से सब कुछ रिवाइज, गिन के हमको 5 मिनट जो है वो लगने वाले हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमको देखने को मिला कि क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है, बिलियन का फिगर सबसे ज्यादा मिलने को भी देखने को मिलता है। जिस डेटा में प्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन को, उसी डेटा में हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और इसको हम 3 के सेट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 आता है। 10 बिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, 3 बार 2 बार 3 के जीरो का सेट, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अगर ट्रिलियन आएगा, बिलियन आएगा तो एक और बार 3 का सेट ऐड करो, और ट्रिलियन आएगा तो एक और बार 3 का सेट ऐड करो, यहाँ पे ऐड करते हुए जाएंगे। बट ये एग्जाम में आते हैं नहीं, एग्जाम में सिर्फ मिलियन तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर। मिलियन में क्वेश्चन रहेगा तो फाइनल आंसर मेरा मिलियन में आना चाहिए, मिलियन में क्वेश्चन रहेगा तो मेरा फाइनल आंसर मिलियन में आना चाहिए, मिलियन में क्वेश्चन रहेगा तो मेरा फाइनल आंसर मिलियन में आना चाहिए, ठीक है सर।
इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, कूपन रेट। ऑब्वियसली अगर जब मुझे इंटरेस्ट रेट दिया गया रहेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट को मैं ऑब्वियसली पर एनम अज्यूम करूंगा। अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड मतलब क्या, जब मेरे इंटरेस्ट रेट के बाद लिखा रहेगा 10% पर मंथ तो मैं उसको कंसिडर करूंगा स्पेसिफिकली मेंशन्ड। मेरे को अगर दिया है लाइबोर फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू 10%, तो मैं क्या करूंगा, लाइबोर 10% को डिवाइडेड बाई 12 करूंगा, इंटू 3 करूंगा, मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट मैं खुद होकर कैलकुलेट करूंगा। इंटरेस्ट को एक और तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एक और तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब बेसिस पॉइंट में प्रेजेंट किया जाता है। एक बेसिस पॉइंट मतलब 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट को डिवाइड करेंगे 100 से, हमको मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 से ना, इंटू 100 से, नाना नाना आंसर आ जाएगा, मार्क्स 0 मिल जाएंगे। बेसिस पॉइंट को डिवाइड करेंगे 100 से, आपको मिल जाएगा आपका आंसर जो कि है जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 बेसिस पॉइंट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 0.5%। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट, 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1%। यस सर। फिर हमने देखा था कि हमारा बैलेंस शीट कैसा होता है, हमारा बैलेंस शीट डी फॉर्मेट में होता है। जो भी हमारा शेयर कैपिटल रहेगा उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अज्यूम करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है वो हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। प्रॉफिट में से हमारा एक चीज माइनस होता है, फिक्टिशियस एसेट, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखे जाते हैं। इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब इक्विटी वालों का टोटल पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। इक्विटी को और दो नाम से दिया जाता है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ एंड बुक कैपिटल। ठीक है सर। और आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है और इक्विटी अलग होता है। एक बार देखिए से फटाफट अभी देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल पैसा जो लगा है बिजनेस में, वहां से हम सिर्फ नेटवर्थ जो इक्विटी वाला है उसमें हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस एसेट इन एनी। ठीक है सर, ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हमने देखा था टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू मतलब क्या, अभी हमने बुक वैल्यू देखी थी, बुक्स की वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब टोटल जितने शेयर है इस कंपनी के इनटू मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो। टोटल एसेट्स मतलब क्या, करंट एसेट्स मतलब करंट प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज मतलब करंट टोटल लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल मतलब हुआ अपना नेट पैसा कितना लगा है बिजनेस में। ठीक है, कुछ पैसा मेरा अटका है, कुछ पैसा मेरा अटका नहीं है। जो मेरा इन्वेंट्री है वहां पे मेरा मनी ब्लॉक्ड है, और जो पैसा मैंने उधारी में, जो मैंने गुड्स उधारी में खरीदे वहां पे मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ है। सो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये था वर्किंग कैपिटल का लॉजिक जो आपको समझ आ गया रहेगा। क्लियर है सर। फिर उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट ही कैसा होता है, इनकम स्टेटमेंट, अरे इनकम स्टार्ट ही होगी सेल्स से। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करेंगे क्योंकि हमको कम से कम टैक्स पे करना है, तो इनकम का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या करेंगे, हम अर्निंग आफ्टर टैक्स में से टैक्स को जो है माइनस करेंगे। फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा प्रॉपर प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां से अगर कोई प्रेफरेंस शेयर रहेगा उसको डिविडेंड पे कर देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का पैसा बचा, प्रॉफिट मिला, उसमें से कुछ डिविडेंड पे किया रहेगा तो वो दे दो, बचा क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है सर। ईपीएस हमको पता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस पता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो में डिफरेंस समझा, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, रेशियो मतलब कॉस्ट। ठीक है सर। जीपी रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स रेशो, सेम लॉजिक से पढ़ा। पी रेशो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट था। पी रेशो मतलब क्या, करंट प्राइस, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसको इनटू 100 हम नहीं करेंगे क्योंकि हम टाइम्स में शो करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आता है केई एंड आरई। दोनों का मीनिंग सेम है, गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या बोला मैंने, गंगाधर ही शक्तिमान है, बट रूप अलग अलग है। देखो, देखने का नजरिया अलग है। यहाँ से देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, एक्चुअल में तो एक ही चीज है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है रिटर्न। जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है। क्लियर है सर। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, अर्निंग ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर इनटू 100 एंड आरओसी मतलब ईबीआईटी। देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हम सिर्फ इक्विटी कंसीडर करेंगे, और आरओसी मतलब हम पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। दोनों का प्रॉफिट भी जो है वो अलग अलग होता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे होता है। और उसके बाद डिविडेंड पे आउट बोलेंगे तो डिविडेंड पे आउट होता है अर्निंग्स में से, और यील्ड जो होती है, यील्ड होती है करंट मार्केट प्राइस में से। यस सर, सब याद है हमको। रिटेंशन रेशो मतलब ऑब्वियसली जितना अमाउंट हमने डिविडेंड से पे किया, मतलब 100 रुपए के अर्निंग 10 रुपए डिविडेंड पे किया तो 90 रुपए मेरा रिटेंशन रेशो हो गया। यस सर।
रिटेंशन रेशो 10 पर 90% जो है वो मेरा हो गया। ठीक है, फिर आरओसी और पी रेशो का कैलकुलेशन देख के हमने कैलकुलेट किया था कि पीई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आरओई। एनी टू रेशो, टू वाले रेशो रहेगा x इज टू वाई, तो हमारा x डिवाइडेड बाय वाई, फर्स्ट वाला न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर। असेट टू सेल्स रेशो, असेट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये दो रेशो में ही कंफ्यूजन होता है, असेट टू सेल्स रेशो एंड असेट टर्नओवर रेशो, दोनों का सेम है ना मीनिंग, तो अलग क्यों है, इसीलिए मैंने दोनों का सेम एग्जांपल रखा है। असेट टर्नओवर रेशो मतलब हमको देखना है मेरे सेल्स कितना टाइम्स है असेट के, सो टर्नओवर वाले रेशो में टर्न हमेशा ऊपर से लेना है, टर्न हमेशा ऊपर से लेना है, टर्न हमेशा ऊपर से लेना है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट। दो स्पेशल केस, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी, मतलब स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स होता है क्रेडिट सेल्स के ऊपर, सो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स इनटू 100। सो ये था अपना बेसिक्स का पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम कल जो करेंगे वो कल हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे सब कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर्स का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन रहेंगे आप वो सब देखेंगे। यस सर, सो मिलते हैं आपके साथ कल के लेक्चर में। प्लीज ये थोड़ा बहुत हो सके तो रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है सर, सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 1। होप सो आप सबको बहुत मजा आया रहेगा। कुछ अगर आपको कोई सजेशन रहेंगे तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, askutkarsir@gmail.com पे। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है सर, दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ ओवर एंड